ये कमजोर लड़का एक कमाल की मेमोरी रखता है, इतनी कमाल की कि जब मोरिम तबाह हो गया था तब उसे दुनिया की सारी मार्शल आर्ट्स याद करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि वो खो न जाए। और बदले में अलायंस उसकी फैमिली की रक्षा करने वाली थी, लेकिन आखिर में उसकी इस क्षमता से हैरान होकर उन्होंने उसे ही मार डाला ताकि वो कोई राज बाहर न निकाल सके। मगर आखिरी सेकंड में वो अपने अतीत में वापस लौट जाता है, सारी मार्शल आर्ट्स और हर घटना बिल्कुल ताजा यादों के साथ। अब वो कमजोर लड़का जिसे कभी सुरक्षा की जरूरत थी पूरी दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो, इससे मेरी बहुत मदद होती है। अब चलते हैं कहानी पर। सब कुछ एक चट्टान की चोटी पर शुरू होता है जहां दो लोग आमने सामने खड़े थे और जो आदमी खड़ा था वो जोसोंग स्क्वाड का कैप्टन जिनसू से कह रहा था, तुम्हारी याददाश्त सच में कमाल की है। तुम्हारी वजह से मोरिम अलायंस के सारे रिकॉर्ड्स दोबारा बहाल किए जा सके और इसके लिए मैं सच में तुम्हारा आभारी हूं। यह आदमी बहुत गंभीर था। वो था मोरिम अलायंस का नेता ब्लू डिवाइन स्वॉर्ड योंगो। उधर जमीन पर घायल पड़ा आदमी कहता है, तुमने कहा था कि सब याद कर लूं, तो मैंने सब याद कर लिया। फिर तुमने कहा कि सब दोबारा बहाल करूं, तो मैंने वो भी कर दिया। लेकिन इसके बदले तुम मुझे ऐसी दयनीय मौत दे रहे हो। और यही आदमी था जोसोंग स्क्वाड का कैप्टन जिनसू। लेकिन अलायंस का नेता कहता है, मैंने सुना है कि तुमने शिमोनाई के रिकॉर्ड्स भी याद कर लिए थे जहां मोरिम अलायंस की अति गोपनीय जानकारियां रखी जाती थी। और अगर तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति डेमोनिक कल्ट के साथ मिल जाए तो मोरिम अलायंस खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जियांगो के न्याय, बड़े उद्देश्य और मोरिम अलायंस की सुरक्षा के लिए तुम्हें अपनी यादों के साथ इस दुनिया से मिट जाना होगा। यह सुनकर जिनसू पूछता है, बड़ा उद्देश्य? आखिर इसका मतलब क्या है? और यह विकृत मोरिम अलायंस आखिर है क्या? खतरा किस बात का? मोरिम अलायंस तो पहले ही डेमोनिक कल्ट से हार चुकी है और दुनिया के आखिरी कोनों तक भागकर किसी तरह सांसें गिन रही है। ऐसी हालत में भी इसके नीचे गिरने के लिए कुछ बचा है। यह सच में हैरान करने वाली बात है। यह सुनकर नेता गुस्से में कहता है, मोरिम अलायंस डेमोनिक कल्ट को हराएगी और मोरिम की नींव दोबारा स्थापित करेगी। लेकिन हमारा लड़का पूछता है, वही मोरिम अलायंस जिसने उत्तर सागर की तरफ भागते समय अनगिनत लोगों को मांस की ढाल बनाकर कुर्बान कर दिया था। मैं सच में इसे देखने के लिए उत्सुक हूं। देखना चाहता हूं कि तुम अपना यह महान उद्देश्य कैसे पूरा करोगे। लेकिन एक बात बताओ, जिस तरह तुम इंसानी जिंदगियों से ऊपर इस तथाकथित महान उद्देश्य को रखते हो, उसे देखकर मैं बता ही नहीं सकता कि डेमोनिक कल्ट कौन है और मोरिम अलायंस कौन है। यह सुनकर नेता पूरी तरह भड़क जाता है और कहता है, तुम पहले ही डेमोनिक कल्ट से भ्रष्ट हो चुके हो। लेकिन हमारा लड़का उसकी बात सुनने के बजाय सीधे चट्टान से छलांग लगा देता है। कूदने से पहले वो सिर्फ इतना कहता है, मैंने अपनी सेक्ट की किस्मत मोरिम अलायंस के गंदे हाथों में सौंप दी थी और आखिर में मुझे सिर्फ पछतावा मिला। लेकिन कम से कम अपनी मौत, अपनी इस अभिशप्त मौत का फैसला मैं खुद करूंगा। और इस तरह जब वो चट्टान से नीचे गिर रहा था, वो सोच रहा था कि जिंदगी नरक थी, क्योंकि उसे सब कुछ याद रहता था। जब न्याय और बुराई के बीच युद्ध शुरू हुआ था, मोरिम अलायंस और डेमोनिक कल्ट के बीच, तब वो और उसके जूनियर्स एक कमजोर और महत्वहीन सेक्ट के योद्धा होने के बावजूद युद्ध में झोंक दिए गए थे। लेकिन डेमोनिक कल्ट शक्तिशाली थी और मोरिम अलायंस बहुत कमजोर। आखिरकार मोरिम अलायंस ने उत्तर सागर की तरफ भागने का फैसला कर लिया और उन्हें मांस की ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि मोरिम अलायंस के ऊंचे पदों वाले अधिकारी भाग निकलने के लिए समय हासिल कर सके। और फिर वही अभागी अलायंस उत्तर सागर पहुंचने के बाद उसके पास एक प्रस्ताव लेकर आई। उन्होंने कहा कि उसे मोरिम अलायंस के सारे रिकॉर्ड्स याद करने होंगे और अगर वो सब कुछ याद करके उत्तर सागर के उनके बेस पर दोबारा बहाल कर दे तो वे टाइल सेक्ट के उसके जूनियर्स को युद्ध भूमि से हटा देंगे। इसलिए जिनसू ने पागलों की तरह सब कुछ याद करना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर में उसे बदले में यही मिला और अपने आखिरी विचारों में वो सोचता है, क्या उसे लाइब्रेरी में किताबें याद करने के बजाय युद्ध भूमि में जाना चाहिए था? अगर वो गया होता तो शायद कम से कम एक व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी जान दे सकता था। लेकिन आखिर में उसे पता था कि जवाब नहीं है। उसे इससे पहले और ज्यादा मेहनत से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना चाहिए था। अब यह सब सच में बहुत बुरा लग रहा था। और आखिर आसमान ने उसे ऐसी क्षमता क्यों दी? अगर सच में उसे कुछ देना ही था तो इंटरनल एनर्जी जैसी कोई अच्छी क्षमता दे सकते थे। मौत का सामना करते हुए जिनसू गहराई से पछताता है, काश वो थोड़ा और मजबूत होता ताकि अपने जूनियर्स को बचा पाता। उसे दूसरों से उनकी रक्षा की भीख मांगने के बजाय खुद मजबूत बनना चाहिए था। दूसरों की रक्षा करने वाला वही होना चाहिए था, सिर्फ उनकी नहीं बल्कि अपनी भी। और लगता है कि उसकी ये इच्छा उसकी उम्मीद से भी ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि आंखें बंद करने के कुछ ही सेकंड बाद वो फिर से जाग जाता है। साफ आसमान को देखते हुए उसके सिर पर कई पत्तियां पड़ी थी और कुछ बच्चों की आवाजें उसे उठने के लिए कह रही थी। और उसके सामने खड़ा एक लड़का उसे बेवकूफ कहता है और उसकी तरफ लकड़ी की तलवार तानकर कहता है कि उसके जूनियर्स इससे भी ज्यादा सह लेते हैं और वो सच में बहुत ही दयनीय है। लेकिन हमारा लड़का जिनसू याद करने लगता है कि ये याददाश्त सच में एक अभिशाप है और वो गुस्से में दांत पीसते हुए उठ खड़ा होता है,
क्योंकि मरने के इस पल में भी ये अभिशप्त याददाश्त उसे शुरुआत से लेकर अब तक की हर चीज याद दिला रही है। और यकीनन बहुत दर्द होता है, लेकिन जब हमारा लड़का सामने देखता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है, क्योंकि वो अपनी ही सेक्ट के शिष्यों से घिरा हुआ था और वो तुरंत इस जगह को अपनी टाइल सेक्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में पहचान लेता है। वो पीछे अपने कुछ दोस्त शिष्यों को देखता है और जाहिर तौर पर वो बहुत भावुक हो जाता है और उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़ता है। वो उस लड़की को जूनियर सिस्टर होंग के रूप में पहचानता है और वो उलझन में पूछती है कि वो आखिर कर क्या रहा है। और दूसरी तरफ बेवकूफ गुयोनपी खड़ा था, जो अपने सीनियर ब्रदर से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। और उनके पीछे कई दूसरे लड़के भी खड़े थे जो उसके लिए काफी चिंतित थे और पूछ रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। और हमारा नायक उन सबको अपनी टाई सेट के जूनियर्स के रूप में पहचान लेता है और वो खुद से कहता है कि वो सच में यादों का एक गोदाम है और ये अभिशप्त याददाश्त। फिर भी आखिर में ये एक अच्छी चीज साबित हुई, लेकिन जाहिर तौर पर उसकी ये बातें बाकी लोगों को बहुत उलझन में डाल देती है। और फिर वो लड़की को हल्का सा छेड़ते हुए कहता है कि वैसे भी जूनियर सिस्टर होंग जब छोटी थी तब भी प्यारी थी और उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वो हर समय उसे परेशान करती रहती थी। और सच कहें तो उसे उस समय की उसकी शरारतों की बहुत याद आती है। और दूसरा लड़का, जब वो लोग छोटे थे तब गुयोनपी का बिस्तर गीला कर देना बहुत परेशान करने वाला था, लेकिन अगर वो सच में समय में वापस जा सकता तो वो उसकी चादरें 100 या 1000 बार भी धो देता। और जब हमारा लड़का पागलों की तरह पुरानी बातें याद कर रहा था तो पीछे से लकड़ी की तलवार लिए एक और लड़का पूछता है कि क्या जिनसू डर की वजह से पागल हो गया है, क्योंकि उसे द्वंद्व युद्ध लड़ना है। और बहुत घमंड से वो लड़का कहता है कि अगर उसने अभी अपनी तलवार नहीं उठाई तो जिन जूनियर्स की उसे इतनी चिंता है उन्हें उसकी जगह उसका प्रतिद्वंद्वी बना दिया जाएगा। और ये देखकर हमारा प्रोटा काफी नाराज हो जाता है, सोचते हुए कि ये दृश्य उसे उसकी अच्छी यादें दिखा सकता था। लेकिन नहीं, उसे यही दयनीय बेवकूफ याद आया, ग्योन रयोंग मर्चेंट ग्रुप का कीमती युवा मालिक, जो अपनी सेक्ट में बहुत सारा पैसा देकर शामिल हुआ था। और ये वही आदमी था जो अपने पिता के पैसे और ताकत के भरोसे द्वंद्व युद्ध के बहाने सेक्ट के शिष्यों को लगभग मौत के कगार तक पीट देता था और कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी स्पॉन्सरशिप बंद ना हो जाए। इसलिए वे चुपचाप मार खाते रहते थे। लेकिन अब हमारे प्रोटा के लिए ये सिर्फ एक याद भर थी। तो वो कहता है हाँ, चूंकि उसे इतनी मार खाने की इच्छा है और अगर उसकी यादें खुद उसे पिटाई देने पर तुली हुई है तो वो इसे कैसे मना कर सकता है। तो क्यों न वो अपने अतीत का थोड़ा बदला भी ले ले। लेकिन ये सुनकर वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि जिनसू बहुत घमंडी हो गया है और वो तुरंत उसकी तरफ झपट पड़ता है। जिनसू उसके मूवमेंट्स को ध्यान से देखने लगता है और वो उस तलवार कला को पहचान लेता है जिसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में झेला था। सामयोंग स्वॉर्ड, एक मार्शल आर्ट जिसे ग्योरियोंग मर्चेंट ग्रुप ने मशहूर भटकते योद्धा वोन्सो से खास तौर पर मंगवाया था। ये एक घुमंतु शैली के लिए उपयुक्त कला थी। इसके तलवार के वार बेहद खुरदरे लेकिन अविश्वसनीय रूप से हिंसक थे और उस समय टाउल सेट के युवा शिष्य इसके सामने पूरी तरह असहाय हो जाते थे। उस दौर में जिनसू ने इसके फॉर्म और सांस लेने के पैटर्न पहली बार देखते ही याद कर लिए थे, लेकिन उसके पास उनसे बचने और जवाबी हमला करने की क्षमता नहीं थी। हालांकि बाद में उसने डेमोनिक कल्ट के जिन पागल राक्षसों का सामना किया था उनकी तुलना में इस लड़के का हमला कुछ भी नहीं था, इसलिए वो आसानी से उसके वार से बच जाता है। और ये देखकर वो लड़का बहुत हैरान हो जाता है। एक बार फिर जिनसू अतीत को याद करता है। उस अभिशप्त लाइब्रेरी में उसे जिन तकनीकों को एक एक करके याद करना पड़ा था उनकी तुलना में इस लड़के के वार कुछ भी नहीं थे। वो अपनी आंखों से सब कुछ साफ साफ देख सकता था। और फिर वो सीधे उसकी तरफ बढ़ता है सोरचोन स्वॉर्ड टेक्निक की पहली बुनियादी चाल के साथ। और हमला होते ही वो लड़का हैरान होकर इसे सोचियोन स्वॉर्ड टेक्निक के रूप में पहचान लेता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। फिर हमारा लड़का वापस उसकी तरफ आता है और उस पागल सी मुस्कान के साथ कहता है कि ये सच में बहुत अच्छा है और अपनी सोन स्वॉर्ड टेक्निक से ऐसे आदमी को हराना सच में शानदार और बहुत संतोषजनक है। और फिर वो उसकी खोपड़ी पर एक तलवार मार देता है, लेकिन जैसे ही वो लड़के पर हमला करता है वहां मौजूद हर कोई चुप हो जाता है, पूरी तरह स्तब्ध। और वो अमीर लड़का चिल्लाने लगता है कि उसने सच में ग्योल ह्योंग मर्चेंट ग्रुप के सबसे बड़े बेटे पर इस घटिया सोन स्वॉर्ड टेक्निक से हमला करने की हिम्मत की है और अब उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। वो हमारे लड़के की तरफ दौड़ता है और कहता है कि ये सब उसी की गलती है, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और हमारा लड़का खुद थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। और उस लड़ाई को देखकर बाकी शिष्य बेहद उत्साहित हो जाते हैं। वे जश्न मनाने लगते हैं, कहते हुए कि मोनोर जान सच में कमाल का है। उन्हें पता ही नहीं था कि वो इतना ताकतवर है। कुछ तो उसे पहले दयनीय समझने के लिए माफी भी मांगते हैं। उधर हमारा प्रोटा उत्साह से कांपने लगता है, सोचते हुए कि मरने से पहले शियोंग को एक बार पीट पाना सच में संतोषजनक था और अब वो बिना किसी पछतावे के मर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस दृश्य से बाहर निकल पाता, उसकी दोस्त उसे जोरदार घूंसा मार देती है और पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है। अगर गुइडो रयोंग मर्चेंट ग्रुप ने उनका स्पॉन्सर बनना बंद कर दिया तो वे लोग बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। और क्या उसे सच में लगता है कि बाकी सब लोग मूर्ख थे जो उस बेवकूफ से मार खाते रहते थे। लेकिन जब वो लगातार चिल्ला रही थी, हमारे लड़के ने एक अजीब बात नोटिस की। इस घूंसे में दर्द हुआ और तभी उसे समझ आता है कि ये कोई भ्रम नहीं है, ये हकीकत है। और फिर वो उसे और जोर से मारती है, पूछते हुए कि वो कैसी बकवास कर रहा है
और क्या वो सच में पागल हो गया है? और हमारा लड़का उस वार के बाद जमीन पर गिर जाता है और तभी समझता है कि वो सचमुच अतीत में वापस लौट आया है। और कुछ समय बाद हमारा लड़का एक कमरे में शांति से बैठा हुआ था, जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचते हुए। और जब उसने आंखें खोली तो खुद को इन्फर्मरी के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। जहां तक उसे याद था, वो अपनी जूनियर सिस्टर के वार से बेहोश हो गया था और उसने इस मौके का इस्तेमाल सब कुछ समझने और ये जानने के लिए किया कि आखिर हुआ क्या था। सब कुछ शुरू हुआ था डेमोनिक कल्ट के पुनर्जन्म से और मोरिम अलायंस, जिसने डेमोनिक कल्ट का विरोध किया था, युद्ध हारने के बाद नष्ट हो गई थी। और टाइल सेक्ट भी मोरिम अलायंस का हिस्सा होने के कारण बर्बादी के कगार पर पहुंच गई थी। इसी बीच उसकी असाधारण याददाश्त की वजह से उसे अलायंस की सभी किताबें याद करने और दोबारा बहाल करने का काम सौंपा गया। और बात यहां तक पहुंच गई थी कि वो और कुछ याद ही नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसने कहा था कि वो मोरिम अलायंस की हर किताब और हर दस्तावेज को अपने दिमाग में बिना एक भी अक्षर भूले सुरक्षित रखेगा। और बदले में उसने सिर्फ एक चीज मांगी थी कि उसके जूनियर्स को युद्ध भूमि से हटा दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी ये याददाश्त भविष्य में मोरिम अलायंस के लिए बाधा बन सकती है। और उसके बाद उसे लगा कि वो मर गया। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो अतीत में लौट चुका था और उसके दिमाग में बची हुई मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स की यादों की वजह से वो शेयों को हरा पाया, जिसे वो अपनी मूल जिंदगी में कभी नहीं हरा सकता था। लेकिन अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। और सोचने पर उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर और उसके कपड़े तो पहले जैसे हो गए थे, लेकिन सिर्फ ब्लू ड्रैगन रिंग उसके साथ अतीत में लौटी थी। और ये उन कुछ जीतों में से एक थी जो उन्होंने डेमोनिक कल्ट के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयों में हासिल की थी। ब्लू ड्रैगन रिंग, डेमोनिक कल्ट के लॉ प्रोटेक्टर का ब्रेसलेट, जो उसे एक ट्रॉफी के रूप में मिला था। और उसे याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में जब उसकी आखिरी सांस निकली थी, तभी यह ब्रेसलेट अचानक तेजी से चमकने लगा था। लेकिन क्यों? क्या यह ब्रेसलेट उसके अतीत में लौटने से जुड़ा हुआ है? और शायद यह सच भी हो सकता है। लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, कहते हुए कि अगर उन्होंने उस कमीने को उनके हवाले नहीं किया तो मामला यही खत्म नहीं होगा। और उसे अभी उस आदमी को देखना है जिसने उसके बेटे का सिर फोड़ दिया। लेकिन सेक्ट लीडर माफी मांगते हुए कहता है कि यह उसकी निगरानी की गलती थी और विनती करता है कि जो कहना है उससे कहें, जिनसू से नहीं। लेकिन व्यापारी कहता है कि वो ये भूल रहा है कि भले ही शियोंग योंग अस्थायी रूप से टाइल सेक्ट में दर्ज है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से वो उनके मर्चेंट ग्रुप का वैध उत्तराधिकारी है और उनकी सेक्ट उनके पैसों पर चल रही है। तो अगर वो इसी महीने से फंडिंग बंद कर दे तो फिर उनका क्या होगा? लेकिन सेक्ट लीडर कहता है कि उसे ये बात अच्छी तरह पता है और वो हमेशा मर्चेंट ग्रुप की दयालुता के लिए आभारी रहेगा। लेकिन क्योंकि जिनसू भी बेहोश हो गया था तो लगता है कि शियोंग योंग को भी चोट लगी होगी, इसलिए वे उससे सख्ती से निपटेंगे। और वो विनती करता है कि इस बार इस मामले को यही छोड़ दिया जाए। हमारा लड़का तुरंत पहचान लेता है कि उनमें से एक सेक्ट लीडर है और दूसरा साफ तौर पर गु योसे सियोक है, शियोंग योंग का पिता, जिसे उसने कल ही सबक सिखाया था। और व्यापारी कहता है कि उस जिनसू को सजा दी जाए। एक मामूली किसान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो अपनी औकात भूल जाए? और इसी वजह से टाइल सेक्ट आज इस हालत में है। अगर सेक्ट लीडर ने शुरू से सही शिक्षा दी होती तो ये सब कभी नहीं होता। और एक बार फिर सेक्ट लीडर माफी मांगता है। ये सब सुनकर जिनसू बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तो उसे सच में दूसरी जिंदगी मिली है और वो इस मौके को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा। फिर वो धीरे धीरे उठ खड़ा होता है, सोचते हुए कि क्या अब थोड़ा हंगामा मचाने का समय आ गया है। और बाद में जब व्यापारी जाने वाला था तो सेक्ट लीडर उसकी उदारता के लिए धन्यवाद देता है। लेकिन व्यापारी के जाते ही वो चिल्लाने लगता है कि वो इस बार सिर्फ एक बार के लिए इसे छोड़ रहा है। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसका इंतजार करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा लड़का था, जो घर की छत पर खड़ा था। वो कहता है कि उसने सुना है कि वो उसे बड़ी बेताबी से ढूंढ रहा था। और फिर वो उसके सामने आकर कहता है कि वो एक मामूली किसान है, जिनसू। और वो मोटा आदमी हैरानी से पूछता है कि क्या सच में वही है? तो यही वो कमीना है जिसने उसके बेटे को चोट पहुंचाई थी। लेकिन हमारा लड़का मन ही मन सोचता है कि वो उसे कमीना कह रहा है, जबकि उम्र में तो उससे बड़ा भी नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि असल में वो उससे बड़ा है, क्योंकि वो अतीत में वापस लौट चुका है। फिर वो एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि आखिर एक द्वंद्व युद्ध में सिर पर सिर्फ एक वार लगने के कारण इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? जब सीनियर ब्रदर बाद में मोरिम अकेडमी में प्रवेश करेगा तो क्या वो उसका पीछा करते हुए वहां भी ऐसा ही तमाशा करेगा? ये सुनकर व्यापारी बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। उसने कायरों जैसी चालें चलकर द्वंद्व युद्ध का बहाना बनाया और उसके बेटे का सिर फोड़ दिया। और शियोंग योंग ऐसा बच्चा है जिसे टाइल सेक्ट जैसी जगह पर मार्शल आर्ट्स सीखने की भी जरूरत नहीं है। उन्हें बस तब तक उसकी पूरी निष्ठा से सेवा करनी है जब तक वो मोरिम अकेडमी में दाखिल नहीं हो जाता। लेकिन हमारा लड़का कहता है कि 10 से भी ज्यादा जूनियर्स ऐसे हैं जो सीनियर ब्रदर ग्योल के वार खाने के बाद कई दिनों तक उठ नहीं पाए थे और तब वे लोग उसे द्वंद्व युद्ध कहते थे। फिर वो कहता है कि उसे भी एक बात कहने दी जाए। एक ऐसे व्यक्ति का मोरिम अकेडमी में दाखिला लेना जिसकी मार्शल आर्ट्स इतनी कमजोर है कि वो तीसरे दर्जे की सेक्ट के एक साधारण किसान से हार जाए। लगता है वो खड़े खड़े सपने देख रहा है। ये सुनकर व्यापारी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे नालायक कहता है और पूछता है
कि वो इतना घमंडी कैसे हो सकता है। क्या उसे लगता है कि अगर उसका मर्चेंट ग्रुप टाइल सेट की स्पॉन्सरशिप बंद कर दे तो भी वो जिम्मेदारी उठा सकता है? लेकिन हमारा लड़का पूछता है, जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? मोटा आदमी कहता है कि भले ही टाइल सेट बैक पॉल बोंग का हिस्सा है, फिर भी वो एक तीसरे दर्जे की सेक्ट है जो विलुप्त होने के कगार पर है, और अगर वो चाहे तो किसी भी दूसरी सेक्ट के साथ किसी भी समय सौदा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो टाइल सेक्ट को अगले दिन के भोजन की भी चिंता करनी पड़ेगी। फिर वो पूछता है कि इस बारे में उसका क्या कहना है। हमारा लड़का बैक पॉल बोंग की अवधारणा को याद करने लगता है। ये मोरिम अलायंस की 108 मुख्य सेक्ट्स को संदर्भित करता है और टाइल सेक्ट उनमें से एक है। दूसरे शब्दों में, टाइल सेक्ट एक तीसरे दर्जे की सेक्ट है जिसने अपनी पुरानी महिमा खो दी है, और ये 108 सेक्ट्स वाला नाम अब सिर्फ नाम भर रह गया है। लेकिन फिर भी मोरिम इन सेक्ट्स को एक विशेषाधिकार देता है। मोरिम अकेडमी की प्रवेश परीक्षा के दौरान हर सेक्ट एक शिष्य को बिना अलग परीक्षा के विशेष प्रवेश के लिए सिफारिश कर सकती है। यानी भले ही गुई शियोंग एक मर्चेंट ग्रुप का वैध उत्तराधिकारी है और मूल रूप से बैक पॉल बोंग का हिस्सा नहीं है, फिर भी उसने भारी स्पॉन्सरशिप राशि देकर उनकी छोटी सी सेक्ट का नाममात्र शिष्य बनकर विशेष प्रवेश का रास्ता खरीदा था। लेकिन वर्तमान में लौटते हुए हमारा लड़का उसे कहता है कि ठीक है, आगे बढ़ो और ऐसा कर दो। ये सुनकर मोटा आदमी हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो क्या कह रहा है। लेकिन जिनसू फिर से जिम्मेदारी की बात दोहराता है और कहता है कि आज से वो सारी जिम्मेदारी खुद उठाएगा। लेकिन वो सच में एक बात को लेकर उत्सुक है। विशेष प्रवेश की चयन प्रक्रिया में अब 1 साल से भी कम समय बचा है, तो फिर उसने अपने बेटे को बैक पॉल बोंग की कई दूसरी सेक्स की जगह इतनी दयनीय जगह पर क्यों भेजा? और यकीनन ऐसा इसलिए तो नहीं था क्योंकि बाकी सभी ने उसे ठुकरा दिया था। यह सुनकर व्यापारी गुस्से से लाल हो जाता है। उधर हमारा प्रोटा याद करता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वे लोग इस अभागे मर्चेंट ग्रुप की हर सनक पूरी करते थे, और व्यापारी पूछता है कि उसकी जैसी तुच्छ औकात वाला लड़का उसके सामने इतनी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन जिनसू सोचता है कि असल में उन्होंने ही शियोंग योंग को विशेष प्रवेश के लिए सिफारिश की थी और मोरिम अकेडमी में पहुंचाया था। और आखिरकार व्यापारी और नहीं सुन पाता। वो कहता है कि बहुत हो गया और पूछता है कि क्या उसे नहीं पता कि मोरिम अलायंस को अब उनकी कोई परवाह नहीं है। उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें बचाने वाला एकमात्र सहारा ग्योल रयोंग मर्चेंट ग्रुप ही है। लेकिन हमारा प्रोटा सोच रहा था कि बाद में जब ग्योल मोरिम अकेडमी में दाखिल हो गया था तब भी मर्चेंट ग्रुप ने आखिरकार स्पॉन्सरशिप बंद कर ही दी थी। इसलिए वो व्यापारी के कान के पास जाकर धीरे से कहता है कि वो भी एक बात अच्छी तरह याद रखे, ग्योल रयोंग मर्चेंट ग्रुप को बचाने वाले सिर्फ टाइल सेक्ट के लोग हैं। और उस आदमी को गुस्से से तिल मिलाता छोड़कर वो मन ही मन सोचता है कि दूसरों से अपनी रक्षा की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है। अपने आप को बचाने की ताकत खुद के पास होनी चाहिए, वरना पैसा किसी काम का नहीं। ये सबक उसने अपनी दयनीय मौत से सीखा था। और बाद में हमारा लड़का पहाड़ों की तरफ बढ़ता है। वो एक बेहद अजीब गुफा के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो सोचता है कि अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मजबूत बनना। लेकिन सिर्फ टाइल की कमजोर मेंटल टेक्निक और सोन स्वॉर्ड टेक्निक से मजबूत बनना आसान नहीं है। इसलिए अब सिर्फ एक रास्ता बचता है, स्पिरिचुअल हर्ब्स के जरिए जबरदस्त इंटरनल एनर्जी हासिल करना। और जिस हर्ब की वो तलाश कर रहा है वो है 10,000 साल पुरानी प्रसिद्ध फायर ब्लड स्पिरिचुअल हर्ब। जियांगो की स्पिरिचुअल हर्ब्स की किताबों में, जो मोरिम अलायंस के गुप्त दस्तावेजों में से एक थी, उन सभी स्पिरिचुअल हर्ब्स के मिलने के स्थान, प्रकट होने का समय और उनकी गतिविधियों का विवरण था जो कभी जियांगो में दिखाई दी थी। और ये सारी जानकारी उसके दिमाग में पूरी तरह सुरक्षित थी। इसलिए उसकी योजना थी कि वो इन रिकॉर्ड्स को याद करके एक एक स्पिरिचुअल हर्ब ढूंढे और खा जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उस हर्ब की रक्षा एक विशालकाय राक्षसी जीव कर रहा था। और वो सोचता है कि 10,000 साल पुरानी फायर ब्लड हर्ब हासिल करना तो सिर्फ पहला कदम है। थ्योरी में टाइल की सोन स्वॉर्ड टेक्निक से वो उसे एक ही वार में मार सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक बेवकूफी भरा विचार था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा होना नामुमकिन है। उसकी इंटरनल एनर्जी और स्वॉर्ड टेक्निक दोनों ही बहुत कमजोर थी। तो क्या सच में अपनी ताकत इस तरह बर्बाद करने की कोई जरूरत है? उसे नहीं लगता। इसलिए वो लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है और उसके सिरे पर आग लगा देता है। उसे याद आता है कि लाखों किताबें दिमाग में भर लेने के बाद मार्शल पाथ सिर्फ तलवारबाजी तक सीमित नहीं रह जाता। उसे महान तलवारबाजों का रास्ता नहीं पता, लेकिन जीतना ही सबसे जरूरी है, चाहे जिस तरीके से जीतो। इसलिए वो पहले मकड़ी के जालों में आग लगा देता है और आग पूरे जाल में फैल जाती है जब तक कि वो भयानक राक्षसी मकड़ी लगभग पूरी तरह जल नहीं जाती। और हमारा लड़का शांति से ये सब देखता रहता है, फिर चिल्लाकर कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर मोरिम अलायंस के उन हरामियों को। और कुछ घंटों बाद जब जिनसू उस अजीब मकड़ी को हरा देता है तो आखिरकार वो उस हर्ब को खा लेता है और उसकी शक्ति को अपने अंदर प्रवाहित करने लगता है। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद वो झल्लाकर कहता है, बस ये कमबख्त काफी नहीं है। वो पूरी तरह निराश हो जाता है, सोचते हुए कि इतनी कीमती चीज जड़ समेत खा जाने के बाद भी उसकी इंटरनल एनर्जी बस इसी स्तर तक पहुंची है। इतनी शानदार चीज खाने के बावजूद उसका शरीर उसे ठीक से अवशोषित नहीं कर पा रहा। और जैसा उसने सोचा था, टाइल की मेंटल टेक्निक वाकई कचरा है, या शायद कचरा वो खुद है। और उदास होकर उसे एहसास होता है कि इस रफ्तार से भविष्य में होने वाली घटनाओं के सामने वो टाई सेट की रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही न्याय और बुराई के बीच युद्ध शुरू होगा, निचले दर्जे के योद्धाओं को मांस की ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा
और इस जिंदगी में उसे सुनिश्चित करना होगा कि टाइल सेक्ट के शिष्य बेकार में न मरे। लेकिन इसके लिए युद्ध शुरू होने से पहले उसे मोरिम अलायंस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना होगा। अपनी सेक्ट की रक्षा करने का यही एक रास्ता है और वो समझता है कि पहला कदम है 1 साल के भीतर मोरिम अकेडमी में प्रवेश करना। लेकिन इस रफ्तार से वो शायद मोरिम अलायंस में भी दाखिल नहीं हो पाएगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बुरी तरह फंस जाएगा। लेकिन निराशा के बीच भी वो समाधान खोजने की कोशिश करता है। उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ानी होगी और शायद उसे एक स्पिरिचुअल पिल की जरूरत है। और तभी उसे याद आता है माउंट हुआ सेक्ट की स्पिरिचुअल पिल, शियोंग योंग की सेमाई पिल। शायद यही समाधान हो सकता है। और पिछली जिंदगी में लगभग इसी समय शियोंग योंग के पिता ने माउंट हुआ की सेमाई पिल खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। लेकिन एक दिन शियोंग के उसे खाने से पहले ही वो सेमाई पिल बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई थी और चोर की पहचान कभी सामने नहीं आई। लेकिन क्योंकि ये घटना अभी तक नहीं हुई थी इसलिए उसके पास भी एक मौका था। उसे पता था कि इंसान हमेशा कुछ न कुछ निशान छोड़ते हैं, तो शायद वो उसे ढूंढ सकता है। और फिर वो अपनी मानसिक लाइब्रेरी में उतर जाता है। वो मोरिम अलायंस की आपजी शाखा की मासिक रिपोर्ट के बारे में सोचने लगता है। उसके दिमाग में अनगिनत संभावनाएं दौड़ने लगती है और आखिरकार वो उनमें से एक तक पहुंचता है, क्योंकि अगर वो ध्यान से देखे तो उसकी यादों में कहीं न कहीं एक सुराग जरूर है। शायद अलायंस की एंट्री और एग्जिट लिस्ट, शायद मिशन रिपोर्ट्स, या फिर कुछ और। वो अपने याद किए हुए सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ जोड़ता है, उन्हें व्यवस्थित करता है और तर्क के सहारे निष्कर्ष निकालता है। आखिरकार वो 3 संभावित नामों तक पहुंचता है, सोल हंटर वांडरर और ग्योन की 5 स्वॉर्ड्स। फिर अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद हमारा लड़का मुस्कुराकर कहता है कि चलती फिरती लाइब्रेरी होना सच में बहुत काम की चीज है। और अब उसे सिर्फ एक ही काम करना था, सेमाई पिल को अपने हाथ में लेना। लेकिन शांत होने के बाद वो उस दैत्य के पास अपनी हथियार लेने के लिए जाता है। तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। ब्रेसलेट अचानक चमकने लगता है। वो हैरान होकर पूछता है कि गोल्डन ड्रैगन ब्रेसलेट से अचानक ये रोशनी क्यों निकल रही है। लेकिन अगले ही पल उससे धुंध जैसी कोई चीज निकलने लगती है और वो सोचता है ये क्या है। हमारे लड़के के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वो धुंध और भी फैलने लगती है और सीधे उस राक्षस की तरफ बढ़ती है, मानो उसकी ऊर्जा को निगल रही हो। जल्द ही हमारा लड़का देखता है कि उसकी ऊर्जा का रंग अब नीला नहीं रहा, वो लाल हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो मानव चेहरे वाली मकड़ी के कोर को अवशोषित कर रहा है। और जब सब कुछ पूरी तरह अवशोषित हो जाता है तो हमारा लड़का अपने शरीर और अपने अस्तित्व में बदलाव महसूस करता है। वो खुशी से जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि ये अविश्वसनीय था। उसे पता था कि ये ट्रॉफी उसे अतीत की एक कठिन लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद मिली थी। गोल्डन ड्रैगन रिंग, ब्लड प्लेयर डेमन की एक धरोहर जो डेमोनिक कल्ट के धर्म रक्षकों में से एक था। और ये ब्रेसलेट जिसे उसने अपनी जीत और उसके बलिदान की याद में संभाल कर रखा था, अचानक अपने आप सक्रिय हो गया। अब इसकी शक्ति को परखने के लिए वो एक ही मुक्के में एक विशाल चट्टान को तोड़ देता है और उसे एहसास होता है कि ब्रेसलेट ने मानव चेहरे वाली मकड़ी के दुष्ट कोर को पूरी तरह शुद्ध कर दिया है। फिर वो शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर के भीतर टाइल मेंटल टेक्निक के साथ स्वाभाविक रूप से मिल जाती है और नतीजा ये निकलता है कि उसे लगता है आसमान ने सच में उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि अब डेमोनिक कल्ट के इस खजाने की बदौलत उसकी इंटरनल एनर्जी और भी शक्तिशाली हो गई थी। उधर जब ये सब हो रहा था, शहर में वापस वो व्यापारी का बेटा हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़की से पूछता है कि क्या उसे पता है कि सेमाई पिल क्या होती है। माउंट हुआ सेक्ट में जासोन पिल के बाद इंटरनल एनर्जी बढ़ाने वाली दूसरी सबसे प्रभावशाली पिल यही है। ये इतनी कीमती स्पिरिचुअल पिल है कि माउंट हुआ सेक्ट के असली शिष्यों को ही इसे पाने का मौका मिलता है। यानी ये उसी स्तर की दुर्लभ स्पिरिचुअल पिल है और उसके पिता ने वो दुर्लभ दवा सिर्फ उसी के लिए हासिल की थी, शियोंग योंग के लिए। लेकिन लड़की ये सब सुनते हुए सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, धत, वो आखिर है कहां और अभी क्या कर रहा होगा। और वो लड़की कोई और नहीं, हमारे प्रोटा की दोस्त होंग सारोंग थी, टाइल सेक्ट लीडर की इकलौती बेटी। उसे याद आता है कि उस दिन सीनियर ब्रदर जिन की जगह उसे आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि टाइल सेक्ट का भविष्य उठाने की जिम्मेदारी उसी की थी। और उस दिन की घटना के बाद सीनियर ब्रदर जिन टाइल सेक्ट छोड़कर चला गया था और क्योंकि योन सेओक हर दिन टाइल सेक्ट आता था, उसे लगता था कि वो अपने तरीके से उसका ख्याल रख रहा है। लेकिन वो बहुत बेवकूफ था और जाहिर था कि व्यापारी का वो बेटा उस पर पूरी तरह फिदा था और पैसे के बल पर उसे खरीदना चाहता था। लेकिन तभी उसकी उम्मीदों के विपरीत सेक्ट के जूनियर्स दौड़ते हुए होंग के पास आ जाते हैं, उसे सीनियर सिस्टर कहकर बुलाते हैं, उसके लिए अच्छा खाना लेकर आते हैं और उसे खाने के लिए कहते हैं। यानी पूरी तरह उस बेवकूफ को नजरअंदाज कर देते हैं जो इन बच्चों को बेहद परेशान करने वाला समझता था। और फिर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन होंग उनसे कहती है कि उन्हें अपना खाना डाइनिंग हॉल में खाना चाहिए था, तो फिर वे लोग खाना यहां क्यों लेकर आए। फिर वो उनसे कहती है कि जल्दी खा लो क्योंकि उन्हें भूख लगी होगी। तभी एक छोटी लड़की उसके पास आती है और कहती है कि वो उस चेहरे के भाव को पहचानती है। फिर वो पूछती है कि क्या वो छोटी लड़की पूछती है कि क्या वो फिर से सीनियर ब्रदर जिन के बारे में सोच रही है। ये सुनकर होंग बहुत शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बच्चे जो खाने को देखकर लार टपका रहे थे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर जिन अभी तक वापस नहीं आए हैं और उन्होंने अभी तक रात का खाना भी नहीं खाया होगा।
इसलिए जब वो लौटें तो उनके लिए कुछ चावल के पकौड़े बचाकर रखने चाहिए। एक और लड़का कहता है कि ये मांस सीनियर ब्रदर जिन का सबसे पसंदीदा है, अगर वो इसे अकेले खा ले तो ये बहुत बुरी बात होगी, इसलिए वो उनके लौटने तक इंतजार करेगा। ये देखकर होंग अचानक उनके कुछ चावल के पकौड़े छीन लेती है, जिससे दोनों बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहती है कि अगर उन्होंने अभी नहीं खाया तो वो उनका सारा खाना छीन लेगी। ये सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। उधर होंग मन ही मन सोचती है, आखिर वो लड़का कर क्या रहा है, बच्चों को उसकी चिंता में छोड़कर चला गया है। जिनसू सच में एक बेवकूफ है। उधर उसी रात व्यापारी का मुखिया अपने बेटे के भविष्य की संभावनाओं को लेकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि वो जल्द ही उस पिल को खाने वाला था। और जब ये भव्य दावत चल रही थी, तभी एक आदमी छतों के ऊपर से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। और जाहिर है वो एक चोर था। कुछ समय बाद वो जंगल में पहुंचता है और अकेले हंसने लगता है। वो कहता है, तो ये है माउंट हुआ की मशहूर सेमाई पिल। और ये आदमी था सोल हंटर वांडरर। जैसे ही वो पिल को देखने के लिए डिब्बा खोलता है, वो और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस स्पिरिचुअल पिल को खा ले तो उसके पास इतनी इंटरनल एनर्जी होगी कि वो मैड हेवंस डिवाइन पाम का गुप्त कौशल सीख सके। और अब यहां से निकलने का समय आ गया था। लेकिन उसकी हैरानी के लिए कोई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, और अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। पिल उठाने के बाद वो आदमी कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन ये चीज मुझे लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। अब इस चोरी के ऊपर हुई चोरी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। उस घटना से पहले जब हमारा लड़का एक खास हथियारों की दुकान पर गया था, एक ऐसी दुकान जहां शिकारी हथियार और ट्रैप बेचे जाते थे। अंदर पहुंचकर वो दरवाजा खोलता है और कहता है, मैंने सुना है कि आप ऐसी चीजों का व्यापार करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। फिर वो पूछता है, क्या आपके पास इंसानों को पकड़ने वाले ट्रैप है? ये सुनकर दुकान का मालिक पूछता है, इंसानों को पकड़ने वाले ट्रैप? तुम सच में एक दिलचस्प ग्राहक हो। फिर वो कहता है, ये इलाके की सबसे अच्छी ट्रैप शॉप है। हमारे पास छोटे खरगोशों से लेकर पहाड़ जैसे बड़े भालुओं तक के लिए ट्रैप है, बस इंसानों के लिए नहीं। लेकिन हमारा लड़का आगे बढ़ता है, काफी सारा पैसा निकालकर उसके सामने रख देता है और कहता है, कृपया मुझे कुछ ऐसे ट्रैप दीजिए जो बाघ या भालू पकड़ सके। दुकानदार पूछता है, क्या तुम शिकार पर जा रहे हो? फिर कहता है, इन ट्रैप से जानवरों की खाल खराब हो जाएगी। लेकिन हमारा लड़का जवाब देता है, मैं उनकी खाल उतारने नहीं जा रहा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत संवेदनशील हो, इतना कि अगर उस पर एक बाल भी गिरे तो वो सक्रिय हो जाए, और इतना शक्तिशाली हो कि भालू की टांग उखाड़ दे, या शायद ऐसा कुछ जो एक ही बार में उन्हें परलोक भेज सके। मुझे बस वही चाहिए। यह सुनकर दुकानदार थोड़ा डर जाता है। उसकी 27 साल की अनुभवी प्रवृत्ति तुरंत चेतावनी देने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसे ये सामान इस लड़के को नहीं बेचना चाहिए, लेकिन फिर भी आखिरकार वो बेच देता है। अब वापस वर्तमान में जिस व्यक्ति ने उस चोर को लूटा था, वो हमारा लड़का नहीं था, बल्कि कोई दूसरा आदमी था। वो कहता है, मैंने सुना था कि वो जियांगो में काफी मशहूर है, इसलिए लगा था कि काम मुश्किल होगा, लेकिन आखिर में तो सब बहुत आसानी से हो गया। तभी दूसरा आदमी उसके पास आता है और कहता है, जैसा कि उम्मीद थी सीनियर ब्रदर। फिर वो कहता है, ये तो बहुत आसान था, और ये दोनों थे जिन शांग की 5 स्वॉर्ड्स। सामने खड़ा आदमी कहता है, हम बेकार में ही चिंतित थे। आखिर हम जिन शांग की 5 स्वॉर्ड्स है, लेकिन पहले हमें लाशों का निपटारा करना होगा, और फिलहाल सोल हंटर वांडरर को लापता माना जाना चाहिए। फिर जूनियर ब्रदर कहता है, उससे पहले क्यों ना इस कीमती पिल को देख लिया जाए। और जब वे आखिरकार डिब्बा खोलते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसका चमकदार रंग और बेर के फूलों जैसी तेज खुशबू देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि ये वही माउंट हुआ की सेमाई पिल है जिसे वे ढूंढ रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक तीसरा व्यक्ति भी उन्हें देख रहा था। वो कहता है, 2 मुंह लेकिन सिर्फ एक पिल। आखिरकार दोनों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वे तुरंत हमला करते हुए चिल्लाते हैं, कौन है वहां? लेकिन उसी समय हमारा प्रोटा उनके सामने से डिब्बा झपट लेता है और पिल लेकर भाग जाता है। दोनों भाई सदमे में रह जाते हैं। बड़ा भाई छोटे से कहता है, उसे अभी पकड़ो, वो भाग नहीं सकता। और छोटा भाई चिल्लाता है, अपनी हैसियत से बाहर की चीज चुराने की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। ये चीज तुम्हारी नहीं है, ये सिर्फ हमारी है। लेकिन हमारा प्रोटा पूछता है, कैसे? तुम दोनों भी तो सिर्फ चोर ही हो, और इस वक्त तुम लोग बहुत ही बेशर्म हरकत कर रहे हो। फिर वो पूछता है, क्या जिन शांग ने तुम्हें यही सिखाया है? आखिर इसे सबसे पहले चुराया तो तुम लोगों ने ही था। लेकिन जाहिर है ये दोनों जिनसू से कहीं ज्यादा अनुभवी थे, इसलिए वे बहुत जल्दी उसके पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन आखिरी पल में वो उनके हमले से बच निकलता है और कहता है, पहले से बता रहा हूं, जहां पैर रखो जरा संभल कर। लेकिन जैसे ही उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है, उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और लगभग उसकी टांग उखड़ जाती है। खून देखते ही वो दर्द से चीखने लगता है। उधर उसका सीनियर ब्रदर दौड़कर उसके पास आता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो? हमारा लड़का आराम से खड़ा होकर कहता है, मैंने अभी अभी तो कहा था कि जहां पैर रखो संभल कर रखना, लेकिन लगता है तुमने सुना नहीं। दांत पीसते हुए वो आदमी कहता है, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? और तू कौन है? तू सच में बहुत बड़ा कायर है, एक तलवार चलाने वाला योद्धा होकर भी ऐसी घटिया चालों का इस्तेमाल करता है। वो उसे आदेश देता है कि अभी इसी वक्त अपनी नकाब उतारे और अपनी पहचान बताए। लेकिन हमारा प्रोटा बस जमीन से एक पत्थर उठाता है और पूछता है, मैं कौन हूं? फिर वो कहना शुरू करता है, मैं फला सेक्ट का फला आदमी हूं, वहां का शिष्य हूं। जानते हो कौन?
और अगले ही पल वो पत्थर सीधे उस आदमी के पैरों की तरफ फेंक देता है और कहता है, अब दफा हो जाओ। लेकिन उस आदमी की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। वो समय रहते उस ट्रैप से बच गया, जो उसकी टांग भी लगभग उखाड़ ही देता। उसे इतना डरा हुआ देखकर हमारा लड़का कहता है कि अब सेमाई पिल का नया मालिक वही है और ये दोनों सोल हंटर वांडरर की हत्या करने वाले हत्यारे हैं, जो अब सीधे जेल जाने वाले हैं। फिर वो पूछता है, तो बताओ इस बारे में तुम दोनों का क्या ख्याल है? लेकिन सवाल यह था कि आखिर जिंसू को कैसे पता चला कि असली अपराधी यही दोनों हैं? असल वजह थी उसकी असाधारण याददाश्त। जब वो रिकॉर्ड्स की जांच कर रहा था, तब उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। जिस पल से सेमाई पिल चोरी हुई थी, उसी समय से सोल हंटर वांडरर के सारे निशान पूरी तरह गायब हो गए थे। इसके अलावा उस अवधि में ऐसा कोई नया विशेषज्ञ भी सामने नहीं आया था जिसके बारे में लगे कि उसने सेमाई पिल का सेवन किया है। इसलिए उसने उन सभी योद्धाओं के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए जिनकी इंटरनल एनर्जी उसी समय के दौरान थोड़ी सी भी बढ़ी थी, और आखिरकार उसे उनका सुराग मिल गया। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि सोल हंटर वांडरर की हत्या के बाद उसे दफना दिया गया था, और अगर मान लिया जाए कि कम से कम 2 लोगों ने उस पिल को आपस में बांटा था, तो ऐसे लोग जिनकी इंटरनल एनर्जी बिना किसी खास कारण के एक ही समय में काफी तेजी से बढ़ी हो, भले ही इतनी नहीं कि पूरे जियांगो का ध्यान उनकी तरफ जाए। वो यही 2 बेवकूफ थे, गो और जांग हांगी, जिन शांग की 5 स्वॉर्ड्स के सदस्य। फिर हमारा प्रोटा उन दोनों से कहता है, बिल्कुल, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आखिर तुम दोनों जिन शांग की 5 स्वॉर्ड्स में से हो, चांग सेक्ट के लोग। सीनियर ब्रदर कहता है, तो तुम जानते हो हम कौन है, फिर भी हमारे काम में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो? फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें हमारी महान जिन शांग सेक्ट और मोरिम अलायंस के बदले से डर नहीं लगता? लेकिन हमारा प्रोटा जवाब देता है, मुझे नहीं पता था कि चोरी करते हुए पकड़े गए किसी दूसरे चोर की शिकायत करना भी अपराध है। लेकिन जिंसू की उम्मीद के विपरीत वो छोटा भाई अचानक उसकी तरफ झपट पड़ता है और कहता है, ये सब सिर्फ घटिया चालें हैं। फिर वो जमीन पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है और उस एक वार से आसपास के सारे ट्रैप्स नष्ट हो जाते हैं। ये देखकर हमारा प्रोटा काफी हैरान हो जाता है, और अब वो आदमी उत्साह से भरकर कहता है, जिंसू, अब तेरा अंत है। उधर हमारा लड़का मन ही मन सोचता है, धत तेरे की, ट्रैप समय से पहले सक्रिय हो गए। घायल होने के बावजूद वो आदमी कहता है, अब मैं तेरी नकाब उतारूंगा और तुझे टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, तैयार रहना। लेकिन ये सब देखते हुए हमारा लड़का सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, यहां से जितनी जल्दी हो सके भागना है। लेकिन जाहिर है वो दोनों उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। तभी जूनियर ब्रदर कहता है, सीनियर ब्रदर, सावधान रहिए। वो जिस दिशा में भाग रहा है वहां जमीन पत्तों से ढकी हुई है, संभव है वहां अभी भी ट्रैप्स मौजूद हो। लेकिन सीनियर ब्रदर कहता है, चिंता क्यों करें, हमें बस उन्हीं कदमों पर चलना है जहां उसने कदम रखा है, इतना आसान है। जूनियर ब्रदर कहता है, आप सच में बहुत बुद्धिमान है। और फिर दोनों हमारे लड़के के पदचिन्हों पर चलते हुए उसके और करीब पहुंचने लगते हैं, और करीब और करीब। आखिरकार हमारा लड़का रुक जाता है और दोनों उत्साहित होकर कहते हैं, अब क्या हुआ? स्थिति साफ है, तेरी जिंदगी यही खत्म होती है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस जगह हमारा लड़का खड़ा था वहीं से वो बाकी बचे सारे ट्रैप्स सक्रिय कर सकता था। फिर वो अपने ही कदमों के निशान से बाहर पैर रखता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पता था वो जीत चुका है और यही अंत था। अगले ही पल सारे ट्रैप्स सक्रिय हो जाते हैं। दोनों पूरी तरह चौंक जाते हैं, उनके हाथ, पैर और शरीर जमीन से जकड़ दिए जाते हैं। दर्द से कराहते हुए वो पूछते हैं, ये कैसे संभव है? हमारा लड़का आराम से उनकी तरफ चलता है और कहता है, तुम लोगों ने सच में मुझे डरा दिया था। तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा समझदार निकले, और ये सोचकर कि सिर्फ मेरे कदमों का पीछा करते हुए तुम यहां तक पहुंच गए। तुम लगभग सही थे, लेकिन दुर्भाग्य से तुम एक बात भूल गए। इन ट्रैप्स के बीच से निकलने के लिए सिर्फ मेरे पदचिन्हों पर चलना काफी नहीं था, तुम्हें बिल्कुल उसी जगह कदम रखना था जहां मैंने रखा था। 1 सेंटीमीटर की भी गलती नहीं। यह सुनकर सीनियर ब्रदर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और पूछता है, यह कैसे संभव है? यह तो पागलपन है। क्या उसने सच में शुरुआत से ही इतने घने ट्रैप्स लगाए थे? और अगर लगाए भी तो ये इतनी सटीकता से चल कैसे सकता है? हमारा लड़का जवाब देता है, क्योंकि मेरी याददाश्त आसमान का दिया हुआ इकलौता उपहार है। और फिर वो उन दोनों का अंत कर देता है। उसी समय किसी दूसरी जगह सुबह के समय एक बूढ़ा आदमी पूछ रहा था, टाइल सेक्ट, क्या वो सच में 108 सेक्ट्स में से एक है? ये सवाल पूछने वाला आदमी था मोरिम अलायंस का मुख्य रणनीतिकार दाई सोम्योंग, और उसके सामने खड़ा था मोरिम अलायंस का एक बुजुर्ग नांगुंग तायोंग। वो कहता है, बिल्कुल यही सच है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हाल के वर्षों में कई शक्तिशाली सेक्ट्स उभरी है और अब समय आ गया है कि उसकी जगह किसी नई मुख्य सेक्ट को दी जाए। रणनीतिकार चुपचाप सोचने लगता है, अगर कोई सेक्ट इतनी तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रही है तो शायद वो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की बात कर रहा है, और ऐसा लगता है कि मोरिम अलायंस में फैल रही अफवाहें सच थी। तभी बुजुर्ग कहता है कि ये चाय पाने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी थी, और वो पूछता है कि क्या ये उसके स्वाद के मुताबिक है। और आखिरकार रणनीतिकार समझ जाता है कि नांगों के आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का समर्थन करने वाली बात शायद सच थी। लेकिन फिर भी रणनीतिकार कहता है, आप जानते हैं कि 108 सेक्ट्स में से किसी सेक्ट को तब तक नहीं बदला जाता जब तक वो कोई गंभीर गलती न कर बैठे। तो क्या टाइल सेक्ट ने ऐसा कोई गंभीर अपराध किया है? इस पर नांगोंग कहता है कि सच तो ये है कि ऐसी अफवाहें कि टाइल सेक्ट अपने स्पेशल एडमिशन के अधिकार का इस्तेमाल मुनाफे के लिए व्यापार करने में कर रही है। ये सुनकर रणनीतिकार हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या आपका मतलब है कि टाइल सेक्ट 108 सेक्ट के विशेषाधिकार का इस्तेमाल अपनी लालच पूरी करने के लिए कर रही है? और यह सवाल सुनकर नांगोंग अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है,
क्योंकि बात बिल्कुल वही जा रही थी जहां वो चाहता था। कुछ देर चुप रहने के बाद चालाक नांगोंग कहता है, कृपया मुझे गलत मत समझिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं 108 सेक्स में किसी दूसरी सेक्ट को लाना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं। फिर वो कहता है, मोरिम अलायंस ने 108 सेक्स को यह विशेषाधिकार इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने अतीत के सबसे कठिन और खतरनाक समय में साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और मोरिम अलायंस के सदस्य के रूप में उन मूल्यों का इस तरह अपमान होते देख मुझे सच में दुख होता है। लेकिन जब ये सारी चालें पर्दे के पीछे चल रही थी, हमारा लड़का आराम से एक सराय में बैठकर अपनी नई स्पिरिचुअल पिल का असर ले रहा था। कुछ समय तक उसे ग्रहण करने के बाद वो आखिरकार जागता है और कहता है, सीएमआई पिल मशहूर है तो उसकी वजह भी है, और लगभग आधे साइकिल से थोड़ा ज्यादा समय बीत चुका था, और आखिरकार उसकी इंटरनल एनर्जी उसकी पिछली जिंदगी से भी आगे निकल चुकी थी। फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और अचानक एक लड़के से टकरा जाता है जो उसे देखकर चौंक जाता है। वो पूछता है, यंग मास्टर आखिरकार बाहर आ गए? फिर हैरानी से पूछता है कि कोई इंसान कई दिनों तक बिना कुछ खाए कैसे रह सकता है। उसे लगा था कि शायद कुछ हो गया होगा। उधर हमारा लड़का सोचता है कि सच कहें तो बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ उससे कुछ खाने को लाने के लिए कहता है। लड़का थोड़ी झिझक के साथ कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है और रसोई बंद है, लेकिन जिनसू सीधे कहता है कि वो अच्छी रकम देगा, साथ ही वो एक हफ्ते का रहने और खाने का खर्च भी एडवांस में दे देगा। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वो तुरंत रसोइये को जगा देगा। उधर हमारा लड़का सोचता है, जैसा सोचा था, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे पैसे से न खरीदा जा सके, और उसे खुशी होती है कि उसने ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट की मदद से पहले ही पैसे का इंतजाम कर लिया था। कुछ प्रयोगों के बाद उसे पता चल गया था कि ये सिर्फ दानवों पर ही काम नहीं करता, ये किसी भी जीवित प्राणी की जीवन शक्ति खींच सकता है और उसे अपनी ऊर्जा में बदल सकता है। ऊपर से बाघ की खाल भी एक अच्छा बोनस थी। खैर, पैसे कमाने का तरीका मिल जाना अच्छी बात थी, लेकिन असली समस्या ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट की शक्ति थी, एक बेहद खतरनाक शक्ति जिसे आसानी से डेमोनिक कल्ट की तकनीक समझा जा सकता था। और वो थी मोरिम अलायंस द्वारा चुनी गई 10 निषिद्ध तकनीकों में से एक, ग्रेट आर्ट ऑफ सोल एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ब्लू ड्रैगन रिंग की शक्ति लगभग उसी जैसी लगती थी, और अगर अलायंस को इसके बारे में पता चल गया तो सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरी सेक्ट खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो जानता था कि उसे कभी भी इसके साथ पकड़ा नहीं जाना चाहिए। आखिरकार कुछ समय बाद लड़का खाना लेकर वापस आता है और पूछता है, क्या इस बार हमारे शेफ ने सच में मेहनत की है? हमारा लड़का सामने सजे बड़े भोज को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि लड़का उसे बड़े ध्यान से देख रहा है। फिर लड़का पूछता है, क्या आपने वो अफवाह सुनी है? जिनसू पूछता है, कौन सी अफवाह? लड़का कहता है कि गुएरो रोन मर्चेंट ग्रुप ने हाल ही में एक कीमती स्पिरिचुअल पिल हासिल करने के बाद एक बड़ा भोज आयोजित किया था, लेकिन उसने सुना है कि वही स्पिरिचुअल पिल भोज के दौरान चोरी हो गई। और सोचिए जरा, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह से कोई स्पिरिचुअल पिल चुरा ले और किसी को पता भी न चले तो वो लोग कितने माहिर होंगे। खैर, किसी भी हालत में मोरिम अलायंस की इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले को संभालने के लिए पहुंच गई और अपराधी को पकड़ने भी। ये सुनकर हमारा प्रोटा लगभग डर के मारे मर ही जाता है। लड़का घबराकर पूछता है, क्या आप ठीक है? क्या थोड़ा पानी लाऊं? लेकिन हमारा लड़का कहता है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। आगे बताओ, हाल में क्या हुआ? मोरिम अलायंस ने क्या किया? लड़का बताता है कि मोरिम अलायंस की इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी और अपराधी का पीछा भी किया। यह सुनकर जिनसू सोचता है कि अगर ऐसा है तो ये तो पूरी तबाही है, क्योंकि असली चोर तो वो खुद है। लेकिन लड़का आगे कहता है कि अपराधी के निशान जल्दी ही ठंडे पड़ गए और उन्हें कुछ नहीं मिला। यह सुनकर जिनसू को बहुत बड़ी राहत मिलती है, लेकिन बाहर से वो सिर्फ कहता है, वाह, उस मालिक को तो बहुत दुख हुआ होगा। लड़का कहता है, हाँ, और उसके बाद भोज भी जल्दी खत्म हो गया। इस वजह से हमने बहुत सारे ग्राहक खो दिए। काफी अफसोस की बात थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जल्द ही एक और भोज होने वाला है। हमारा प्रोटा उत्सुक होकर पूछता है, एक और भोज? लड़का कहता है, इस बार आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में। ये सुनते ही जिनसू के होश उड़ जाते हैं। उसे अतीत की बातें याद आने लगती है, लेकिन लड़का उसकी प्रतिक्रिया नहीं देख पाता और आगे कहता है, सुना है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर अपना 60वां जन्मदिन मना रहा है, इसलिए 7 दिन और 7 रातों तक भोज चलेगा। फिलहाल हम लोग बहुत व्यस्त सीजन की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जिनसू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे याद आता है कि हाँ, इसी समय वो हादसा हुआ था। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के 60वें जन्मदिन वाले भोज में अपनी पिछली जिंदगी में उसके अपने पिता को सबके सामने अपमानित किया गया था। उन्हें अनगिनत लोगों के सामने घुटनों पर बैठना पड़ा था और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर से माफी मांगनी पड़ी थी, और वजह कोई और नहीं, उसका अपना बेटा जिनसू था। यह सोचकर वो गुस्से से मुट्ठियां भींच लेता है और सोचता है, अगर ऐसा है तो इस बार मैं आयरन स्वॉर्ड सेक्ट नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस जगह पर दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। मैं अपने पिता को अपनी वजह से इतनी बेइज्जती नहीं झेलने दूंगा। यह किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। लेकिन उस दिन उसने यही सोचा था, और अब आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के 60वें जन्मदिन के भोज में
वो सबके सामने आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के पोते के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहा था। लेकिन उससे पहले, कुछ दिन पहले टाइल सेक्ट में सारे जूनियर्स अपनी तलवारों के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। काफी देर तक अभ्यास करने के बाद सब थक चुके थे और ये तीनों थे गोन और योंग डोंग भाई। उनमें से एक कहता है, इतने समय तक वर्टिकल स्लैश करना, क्या इससे सच में सोइरोन स्वॉर्ड टेक्निक की ट्रेनिंग होती है? नीचे खड़ा दूसरा लड़का पूछता है। वैसे वो आदमी कहा गया जो कहता था कि वो सीनियर ब्रदर जितना कूल बनना चाहता है। ये सुनकर लड़का शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि उसने बस इतना कहा था कि उसे गर्व है कि टाइल सेक्ट का एक शिष्य सीनियर ब्रदर को हरा सका और सोन स्वॉर्ड टेक्निक में महारत हासिल कर ली। लेकिन गुयोन कहता है, उसका मतलब तो यही हुआ कि तुम उसे कूल समझते हो। ऊपर खड़ा सबसे छोटा डोंग पूछता है, तुम लोगों को क्या लगता है ब्रदर जिन अभी क्या कर रहा होगा? फिर उदास होकर कहता है, ये पहली बार नहीं है, उसे गए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया और उसने कुछ बताया भी नहीं। दूसरा लड़का पूछता है, क्या उसे सीनियर ब्रदर गुयर को पीटने की वजह से शर्म आ रही है और इसलिए वो जानबूझकर वापस नहीं आ रहा? गोन पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि उसने सेक्ट हमेशा के लिए छोड़ दी क्योंकि उसे डर है कि गोंग मर्चेंट ग्रुप उससे बदला लेगा? लेकिन तभी एक लड़का पूछता है, तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? सीनियर ब्रदर जिन कभी कभी परेशान करने वाला था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। लेकिन सबकी हैरानी के लिए डोंग अचानक खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, वो देखो सीनियर ब्रदर जिन। उसी समय सेट के बाहर हमारा लड़का आराम से अंदर आ रहा था, सोचते हुए कि अगर वो इस बार आयरन स्वॉर्ड सेट नहीं जाएगा तो उसके पिता का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा और उन्हें माफी मांगने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन वो तो सिर्फ उन कई चीजों में से एक थी जो उन्हें अपमानित करने के लिए की गई थी। उसके बाद भी पूरी टाइल सेक्ट लगातार छोटे बड़े अपमान सहती रही थी और वो जानता था कि अब चीजों को और उलझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही फैसला कर चुका था कि वो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट नहीं जाएगा। और सिर्फ वो ही नहीं, पूरी टाइल सेक्ट को उस जन्मदिन के भोज में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक अच्छा बहाना चाहिए था। तभी जैसे ही वो अंदर आया, वो तीनों उसके सामने पहुंच गए। चिंतित होकर पूछने लगे कि वो आखिर कहा था। और जिनसू हंसते हुए पूछता है, क्या तुम लोग मेरा स्वागत करने आए हो क्योंकि मैं इतने दिनों तक बाहर था? यहां तक कि बाकी जूनियर्स भी उसे वेलकम करने आ जाते हैं और वो सच में भावुक हो जाता है। फिर मजाक करते हुए सबसे पूछता है, सब ठीक है? क्या तुम लोगों ने पवेलियन लीडर्स की बात मानी? लड़के जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा था। लेकिन उन्हें देख रहा था एक और आदमी और एक लड़की, और वो आदमी था उसका अपना पिता, जो गुस्से में पूछता है, आखिर तुम कहां कहां भटकते रहे और अब वापस आने की याद आई? हमारे प्रोटा के पिता थे, टाइल सेक्ट के आउटर पवेलियन के लीडर जिन ताइसान। और जैसे ही हमारा लड़का उन्हें देखता है, वो बेहद भावुक हो जाता है। लेकिन उसके पिता बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ इतना पूछते हैं, ये क्या बकवास है और वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है जैसे बहुत सालों बाद अपने परिवार से मिला हो? लेकिन हमारे प्रोटा के मन में एक ही बात चल रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो अपने पिता को गले लगाने के लिए इतना तरसेगा। सच में दूसरी जिंदगी मिलना बहुत खूबसूरत चीज होती है। लेकिन तभी उसके सिर के बीचों बीच एक जोर का चपत पड़ता है। उसके पिता चिल्लाते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें लगा पागलों जैसा बर्ताव करने से तुम अपनी की हुई गड़बड़ी से बच जाओगे? तुम्हारी वजह से मर्चेंट ग्रुप के साथ जो बवाल हुआ, उसके कारण पूरी टाइल सेक्ट लगभग सड़क पर आ गई थी और बाकी पवेलियन लीडर्स हर समय हंगामा कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि तुम्हें पकड़कर तुम्हारा सिर वही फोड़ देना चाहिए। उसी समय सीनियर ब्रदर डी भी वहां आ जाता है। वो हैरान था क्योंकि हमारा लड़का वापस आ चुका था। फिर वो चिढ़कर कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पिछली बार तुमने कौन सी सस्ती चाल चली थी? लेकिन इस बार हमारा असली द्वंद्व होगा। लेकिन हमारा प्रोटा अचानक हंसने लगता है और ऐसे अभिनय करता है जैसे डर गया हो। फिर कहता है, मैं तो आपकी तरफ देख भी नहीं पा रहा। आपकी मास्टर जैसी आभा ने मुझे अंधा कर दिया है। CMI पिल के प्रभाव सच में कमाल के हैं। मैं आपके जैसे ताकतवर इंसान को कैसे हरा सकता हूं? यह सुनकर वो लड़का गुस्से और शर्म से पूरा लाल हो जाता है और पैर पटकते हुए सेक्स से बाहर चला जाता है। तभी उसकी दोस्त पूछती है, तुम उसे इतना क्यों चिढ़ा रहे हो? क्या तुमने पहले चुराई गई सेमाई पिल नहीं देखी थी? हमारा लड़का कहता है, हां देखी थी और इसी वजह से मैंने उसका जिक्र किया। उधर उसके पिता ये सब देखकर सिर्फ नाक सिकोड़ते हैं और पूछते हैं, ये लड़का आजकल इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? लड़की जवाब देती है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वैसे भी वो हमेशा से थोड़ा अजीब था। उसी समय हमारा लड़का बच्चों को बुलाता है और कहता है, यहां बहुत सारी मिठाइयां हैं, सब लोग बराबर बांटकर खाना।
जो अकेले सब हड़पने की कोशिश करेगा उसका बुरा हाल कर दूंगा। ये देखकर उसके पिता और चिढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर उसके पास इतना पैसा था तो उसे चावल खरीदना चाहिए था, मिठाइयां नहीं। फिर उसकी दोस्त उत्सुक होकर पूछती है, ये सब क्या है और तुम्हें इतना पैसा मिला कहां से? लेकिन जिन्सू बस कहता है, इतनी चिंता मत करो, तुम भी एक मिठाई खाओ। लेकिन जब वो उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो कुछ अजीब सी लग रही है। वो बस कहती है, छोड़ो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम दोबारा ऐसे अचानक गायब मत होना। अभी मर्चेंट ग्रुप सेमाई पिल वाली घटना और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के जन्मदिन के भोज की तैयारी में व्यस्त है। अब तो वे टाइल सेक्ट में पहले जैसी आवाजाही भी नहीं करते, और सेक्ट लीडर ने भी कहा है कि अब हमें इस मामले की वजह से उनके सामने इतना दबकर रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अकेले अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है। फिर वो शर्माते हुए कहती है, और दोबारा कभी ऐसे अचानक गायब मत होना। ये सुनकर हमारा लड़का भावुक होने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो सोचता है कि उसने कभी दबकर जीवन नहीं जिया और नहीं सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश की। फिर वो तुरंत विषय बदल देता है और पूछता है, वैसे जन्मदिन के भोज में सिर्फ मर्चेंट ग्रुप जा रहा है ना? लेकिन लड़की कहती है, मैंने सुना है कि टाइल सेक्ट भी वहां जाएगी। ये सुनकर पिता और पुत्र दोनों हैरान रह जाते हैं। हमारा प्रोटा मन ही मन सोचता है, धत तेरे की, तो आखिरकार फैसला हो ही गया। लड़की आगे कहती है, सेक्ट लीडर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन बिना किसी ठोस वजह के न जाना बदतमीजी माना जाता। लेकिन जिन्सू जानता था कि उसे किसी भी हालत में वहां न जाने का बहाना ढूंढना होगा। तभी उसके पिता उसकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, तुम आयरन स्वॉर्ड सेक्ट जाओगे, बाकी लोग यही रहेंगे। ये सुनकर जिन्सू पूछता है, आप क्या कह रहे हैं? लेकिन जब वो अपने पिता की चिंता कर रहा था, तभी एक छोटा लड़का उसके पास आता है और उसे कुछ पुराना खाना देते हुए कहता है, ये चावल के पकौड़े हैं। हमारा लड़का हैरानी से पूछता है, ये क्या है? लड़की भी पूछती है, क्या ये मर्चेंट ग्रुप के भोज वाले राइस केक है? लड़का कहता है, उन्होंने कहा था कि ये बहुत स्वादिष्ट है, मैं इन्हें आपके साथ खाना चाहता था, इसलिए इन्हें संभाल कर रखा था और आपका इंतजार कर रहा था। लेकिन आप तो इतनी सारी महंगी मिठाइयां ले आए हैं, शायद मुझे इन्हें फेंक देना चाहिए। यह सुनकर जिन्सू भावुक हो जाता है और पूछता है, तुमने सच में इसे नहीं खाया? सिर्फ मेरे साथ खाने के लिए इतने दिन संभाल कर रखा? लड़का कहता है, सच कहूं तो अगर आप एक दिन और देर से आते तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाता। हमारा लड़का मुस्कुराकर कहता है, अच्छा सच में? और अगले ही पल वो पूरा राइस केक एक साथ खा जाता है। फिर कहता है, बहुत स्वादिष्ट था। लड़का हैरान होकर कहता है, आपने तो मेरा हिस्सा भी खा लिया। लेकिन हमारा लड़का सिर्फ माफी मांगते हुए कहता है, बहुत स्वादिष्ट था, मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन बदले में सारी मिठाइयां तुम्हारी। ये सुनते ही लड़का खुशी से मिठाइयों की तरफ भाग जाता है। उसके जाने के बाद जिन्सू होंग से कहता है, मान लो हम इस बार का भोज छोड़ भी दें और अगली बार भी छोड़ दें, क्या आयरन स्वॉर्ड सेक्ट हमें अपने भोज में बुलाना बंद कर देगी? होंग कहती है, अगर जश्न मनाने जैसा कुछ होगा तो शायद नहीं। हमारा लड़का कहता है, जैसा मैंने सोचा था, मैं इसे ऐसे नहीं चलने दे सकता। हैरान होकर वो पूछती है, तुम क्या कह रहे हो? जिन्सू कहता है, हमें 10 बार 100 बार ऐसे ही अपमान सहना पड़ेगा, और उन बच्चों को भी। ये पूरी तरह बेतुकी बात है, इसलिए हम आयरन स्वॉर्ड सेक्ट जाएंगे। और आखिरकार हमारे प्रोटा को उस जगह जाना ही पड़ा। फिर वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आ गया। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की ओर एक बड़ी सी जुलूस जैसी यात्रा चल रही थी, और उसी जुलूस के बीच हमारा लड़का एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी उससे कह रहा था, वहां पहुंचने के बाद एक बात है जिसका तुम्हें हर हाल में पालन करना होगा। हमारा प्रोटा पूछता है, ऐसी कौन सी बात है? तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि किसी भी हालत में कोई भी लापरवाही मत करना। और ये आदमी था पवेलियन लीडर कांग शायोक। जिन्सू पूछता है, क्या ये थोड़ा ज्यादा साफ नहीं है कि आपकी बातें सीधे मेरे लिए हैं? फिर वो पूछता है, क्या आप इस बार के भोज में सिर्फ मुझ पर नजर रखने आए हैं? बूढ़ा आदमी गुस्से में कहता है, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, अचानक साथ आने की जिद क्यों की तुमने? लेकिन हमारा लड़का कहता है, आप सच में कमाल के पवेलियन लीडर हैं, मैं भी खुद को कंट्रोल करना चाहता हूं, लेकिन अगर लोग बार बार मुझे उकसाते रहें तो मैं क्या करूं? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं इसी वजह से तुम्हें खुद को कंट्रोल करने के लिए कह रहा हूं। हाल ही में तुमने बहुत समस्याएं खड़ी की है और तुम तो घर भी वापस नहीं लौटे थे। हमारा लड़का कहता है, पहले तो आपको कभी फर्क नहीं पड़ता था कि मैं घर लौटूं या नहीं, फिर अचानक अब इतनी चिंता क्यों हो रही है? लेकिन तभी वो एक कोने में अपने पिता को देखता है। वो काफी गंभीर लग रहे थे और थोड़ा नर्वस भी। जिन्सू सोचता है,
क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? जब से हमने आयरन स्वॉर्ड सेक्ट आने का फैसला किया है तब से ये कुछ ज्यादा ही शांत है। लेकिन बूढ़े की बात अनसुनी करने पर बूढ़ा उसके सिर पर थप्पड़ मारता है और कहता है, लगता है तुम फिर से अपनी विद्रोही उम्र में लौट आए हो। उसी समय चलते चलते 3 लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं, माफ कीजिएगा, जरा रास्ता दीजिए। हमारा एक साथी आगे जाकर हमारे लिए जगह पकड़कर बैठा है, हमें आगे जाना है। लेकिन पवेलियन लीडर कहता है, यह कैसा बेहुदा मजाक है? क्या तुम कह रहे हो कि इतनी लंबी लाइन को यूं ही काटकर आगे निकल जाओगे? लड़का कहता है, मैंने अभी कहा ना कि हमारा साथी आगे जगह पकड़े हुए है। लेकिन पवेलियन लीडर चिढ़कर कहता है, बेशर्मी की भी कोई हद होती है, क्या तुम खुलेआम लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? तभी एक और आदमी बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है, बहुत हो गई बहस, हम लंबा सफर तय करके आए हैं। थकान की वजह से हमने पहले ही किसी को जगह पकड़ने भेज दिया था। फिर वो अपना परिचय देता है, मैं शियोंगजुक फोर्ट्रेस का गोयांगेस हूं। ये नाम सुनते ही मर्चेंट लीडर और उसका बेटा दोनों चौंक जाते हैं। मर्चेंट तुरंत आगे बढ़ता है और कहता है, शियोंगजुक फोर्ट्रेस तो जियांगसू प्रांत के नानजिंग की सबसे प्रतिष्ठित सेक्ट है। कृपया हमारी बदतमीजी माफ कीजिए, आप लोग आराम से आगे जा सकते हैं। ये सुनकर वो लड़का घमंड से कहता है, कम से कम यहां कोई समझदार इंसान तो है। लेकिन दूर से ये सब देख रहा हमारा प्रोटा सोचता है, शियोंगजुक फोर्ट्रेस, और खासकर ये हरामी गोयांगेस, फोर्ट्रेस मास्टर का बेटा, जो आगे चलकर गुयर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घूमता था, मानो दोनों सगे भाई हों, और गुयर के साथ मिलकर हमारी सेक्ट के शिष्यों को नौकरों की तरह ट्रीट करता था। तभी वो आसपास के लोगों की बातें भी सुनता है। लोग कह रहे थे, उस मर्चेंट लीडर को देखो, नाम सुनते ही जम गया, सच में पूरा का पूरा सुअर है, और वो सेक्ट भी कितनी दयनीय लगती है। फिर कोई कहता है, रुको, ये यूनिफॉर्म तो टाइल सेक्ट की है, 108 सेक्स वाली टाइल सेक्ट। दूसरा कहता है, क्या ये वही सेक्ट नहीं है जिसके बारे में हर कोई सोचता है कि ये आखिर 108 सेक्स में घुसी कैसे? ऐसे ही चलता रहा तो इसकी जगह जल्द ही कोई दूसरी सेक्ट ले लेगी, खासकर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट। बस यही बात हमारे प्रोटा के लिए आखिरी सीमा थी। वो तुरंत रास्ता बनाकर आगे आता है और पूछता है, वैसे ये शियोंगजुक फोर्ट्रेस कहाँ है? मैंने तो इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। लड़का गुस्से में पूछता है, क्या कहा तुमने? हमारा लड़का नाटक करते हुए कहता है, रुको रुको, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। फिर अचानक कहता है, अरे हाँ, याद आ गया, ये तो जुदास की गांड से निकली जगह का नाम है। ये सुनते ही हर कोई सन्न रह जाता है। वो आदमी गुस्से से तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है, इस हरामी की इतनी हिम्मत की हमारी फोर्ट्रेस का अपमान करे। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज सुनते ही वो आदमी वार रोक देता है और आसपास के लोग तुरंत लड़की को पहचान लेते हैं, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की ब्यूटीफुल शी-वुल्फ। वो लड़की आगे आती है और कहती है, आप सब मेरे दादाजी के जन्मदिन के भोज में आए हैं, क्या सच में यहां खून खराबा देखने की उम्मीद कर रहे हैं? ये लड़की थी सियो मोरान, सेक्ट लीडर की पोती। जिनसू अपनी यादों के आधार पर जानता था कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट सिर्फ लगभग 150 साल पुरानी उभरती हुई सेक्ट थी। उनकी टाइल सेक्ट से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन समस्या यह थी कि दोनों एक ही क्षेत्र में स्थापित थी। और जैसा कहा जाता है, एक आसमान के नीचे 2 सूरज नहीं हो सकते। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट सिर्फ अपना प्रभाव बढ़ाकर संतुष्ट नहीं थी, वो 108 सेक्स में टाइल सेक्ट की जगह भी चाहती थी। यहां तक कि उसकी पिछली जिंदगी में भी टाइल सेक्ट इस जन्मदिन के भोज में शामिल हुई थी, और होंग, गुयर और वो खुद भी अपनी उम्र के लोगों वाले भोज में शामिल हुए थे। वहीं उनकी बहस आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर के पोते से हुई थी, ब्लड वुल्फ ऑफ आयरन स्वॉर्ड, सियोंग मोरोन। उसने उनकी सेक्ट का अपमान किया था और द्वंद्व की चुनौती दी थी, और जाहिर है जिनसू ने वो चुनौती स्वीकार कर ली थी। हालांकि उसे पता था कि वो हार जाएगा, लेकिन लड़ाई रोकने के लिए जब उसके पिता को इसकी खबर मिली तो उन्होंने सबके सामने घुटनों पर बैठकर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर से माफी मांगी थी, अनगिनत लोगों के सामने। और जिनसू सोचता है इस बार भी शायद कुछ अलग नहीं होगा। उधर जैसे ही फोर्ट्रेस वाला आदमी लड़की को पहचानता है, वो शर्माते हुए कहता है, ये सब मेरी गलती थी। लेकिन लड़की तुरंत कहती है, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में लाइन में जगह रिजर्व करने जैसा कोई नियम नहीं है, आप सब लाइन के आखिर में जाइए और धैर्य रखिए। फिर वो हमारे लड़के की तरफ मुड़ती है और कहती है, मुझे अपना परिचय देने में देर हो गई, मैं आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की सियोंग मोरान हूं, और अभी जो हुआ उसके लिए माफी चाहती हूं। फिर वो कहती है, इसे मुआवजा कहना तो बढ़ा चढ़ाकर होगा, लेकिन क्या मैं टाइल सेक्ट और मर्चेंट ग्रुप के लोगों को अंदर ले जा सकती हूं? और वो सच में सबको एस्कॉर्ट करते हुए अंदर ले जाने लगती है। उधर गुयर उसके बगल में चलते हुए फ्लर्ट करने लगता है और कहता है, मैंने सेक्ट की वुल्फ फ्लावर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन अफवाहें आपकी असली खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, आप बहुत दयालु है। फिर वो कहती है कि युवा सेक्ट लीडर टाइल सेक्ट और मर्चेंट ग्रुप के लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वे आगे बढ़ सकते हैं। उधर पीछे चल रहा हमारा लड़का उसे पहचानता है, सेक्ट लीडर की पोती। अपनी पिछली जिंदगी में सियोंग मोरान का टाइल सेक्ट से कोई संबंध नहीं था, तो क्या उसकी पिछली घटनाओं ने कुछ बदल दिया, या फिर उसके पास कोई और वजह है?
कुछ देर बाद वे आखिरकार एक विशाल स्थान पर पहुंचते हैं और वो लड़की कहती है, यही है। होंग हैरानी से कहती है, ये कितना बड़ा है। पवेलियन लीडर भी कहता है, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन हमारा प्रोटा जानता था कि बिना कारण कोई इतनी मेहरबानी नहीं करता, इसलिए उसने तय किया कि अभी उसे सियो मोरान पर नजर रखनी होगी। और फिर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के भोज हॉल के अंदर लड़की सबका परिचय कराती है। वो कहती है, बीच में सफेद दाढ़ी वाले मेरे दादाजी हैं और उनके बगल में मेरे पिता युवा सेक्ट लीडर। उसी समय मर्चेंट और उसका बेटा आगे बढ़ते हैं और युवा सेक्ट लीडर से पूछते हैं कि वो कैसे हैं, क्योंकि काफी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। लड़की के पिता तुरंत मर्चेंट को पहचान लेते हैं और कहते हैं, इतनी औपचारिकता छोड़िए, हमारे बीच इतनी दूरी कब से आ गई। फिर वो गुयर के पास जाकर कहते हैं, आज भी जब सोचता हूं कि तुम्हारे जैसा टैलेंट हाथ से निकल गया तो रात में नींद नहीं आती। सच कहूं, अगर 108 सेक्स के ये बेहुदा विशेषाधिकार न होते तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना चुका होता। टाइल सेक्ट जैसा खजाना पाकर मैं सच में जलता हूं। लेकिन तभी उनकी बेटी आगे बढ़ती है और कहती है, ये टाइल सेक्ट के लोग हैं, आपको इनसे भी बात करनी चाहिए। लेकिन उसके पिता घृणा भरी नजर से देखते हुए कहते हैं, टाइल सेक्ट। तभी पवेलियन लीडर और हमारे प्रोटा के पिता आगे बढ़कर अपना परिचय देते हैं। युवा सेक्ट लीडर कहता है, मैंने आपको मोरिम अलायंस में कई बार देखा है और तुम्हें ताइसान। उस घटना को 20 साल हो गए होंगे। हमारा प्रोटा मन ही मन सोचता है, कौन सी घटना? फिर युवा सेक्ट लीडर पूछता है, वैसे सेक्ट लीडर होंगे आजकल कैसे हैं? और ये लड़की उनकी बेटी होगी। फिर वो पूछता है, और ये दूसरा कौन है? आउटर पवेलियन लीडर का बेटा होगा। सच कहूं तो इन्हें देखकर मैं थोड़ा निराश हूं। क्या यही तुम्हारे सबसे प्रतिभाशाली युवा है? टाइल सेक्ट में बड़े होने का नतीजा शायद ऐसा ही होता है। खैर, बेकार चीजों पर ऊर्जा बर्बाद मत करो, बस गुयर को आगे बढ़ाने पर ध्यान दो। और आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि उसे टाइल सेक्ट की मार्शल आर्ट सिखाओ। अगर वो ऐसी चीजों की मेहनत से ट्रेनिंग करेगा तो कहीं तीसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट न बन जाए। जब वो लगातार बकवास किए जा रहा था तो हमारा लड़का आखिरकार चुप नहीं रह पाया और बोल पड़ा, वाह, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी गली का गुंडा हो, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाला हर शब्द बहुत चुभता है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी भड़क उठता है और पूछता है, अभी तुमने क्या कहा? हमारा लड़का एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, माफ कीजिए, मैं ये बात सिर्फ अपने मन में कहना चाहता था, लेकिन गलती से मुंह से निकल गई। बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या ये कोई बहाना है? हमारा लड़का कहता है, सच कहूं तो शायद यही सच्चाई है। अभी आपने मेरी जूनियर सिस्टर के पिता और टाइल सेक्ट लीडर को ऐसे बुलाया जैसे पुराने दोस्त हों। फिर उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा, जो किसी मार्शल आर्टिस्ट को इतनी आसानी से नहीं पूछना चाहिए। उसके बाद आपने दिखावा किया कि आप सब जानते हैं और हमारी सेक्ट की मार्शल आर्ट्स को नीचा दिखाया, उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया। तो ऐसी बातें सुनकर भला किसे गुस्सा नहीं आएगा? फिर भी बुद्धिमानों ने कहा है कि किसी घमंडी और बदतमीज इंसान के साथ भी अभद्रता से पेश नहीं आना चाहिए। तो साफ है कि गलती मेरी ही है। मैं दिल से माफी मांगता हूं। और ये सब देखकर आसपास के लोग सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे, आखिर ये लड़का है कौन? वो सच में बहुत दुस्साहसी था। आखिर उसने आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों को गली का गुंडा कह दिया था। उधर ऊपर बैठा सेक्ट लीडर ये सब देख रहा था और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया, जबकि युवा सेक्ट लीडर इतना गुस्से में था कि लगभग हमारे प्रोटा पर टूट पड़ता। लेकिन जिनसू पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और पूछता है, क्या आप मेरी माफी स्वीकार नहीं करेंगे? यह सुनकर वो आदमी पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और उसे बदतमीज लड़का कहकर लगभग अपने हाथ का कप उसी पर फेंकने वाला था। लेकिन तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और कोई अंदर आकर चिल्लाता है, सेक्ट लीडर, मोरिम अलायंस के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट अभी अभी पहुंच गए हैं। ये सुनते ही सब लोग उत्साहित हो जाते हैं। सेक्ट लीडर तुरंत खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, तुम लोग अभी तक यहां क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, चीफ स्ट्रैटेजिस्ट का स्वागत करना है। और फिर कमरे में मौजूद लगभग सभी लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। उधर हमारा लड़का और होंग ये सब देखते रहते हैं और जब बाकी सब लोग निकल जाते हैं तो कमरे में सिर्फ वे दोनों और सेक्ट लीडर की पोती रह जाते हैं। होंग पूछती है, क्या हमें भी नहीं जाना चाहिए? लेकिन जिनसू कहता है, वैसे भी सैकड़ों लोग चीफ स्ट्रैटेजिस्ट से रिश्ता बनाने के लिए दौड़ रहे होंगे, उससे 100 गुना बेहतर है कि हम पहले जाकर अच्छी सीट पकड़ लें। लेकिन तभी पवेलियन लीडर उसका कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है, तुम आखिर सोच क्या रहे थे? युवा सेक्ट लीडर से उस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ढंग से व्यवहार करो। लेकिन हमारा लड़का कहता है, सच सच बताइए, जब वो पहले बातें कर रहा था आपने सब कुछ देखा था। अगर मैं बीच में नहीं आता तो आप खुद तलवार निकाल चुके होते। जिनसू मन ही मन सोचता है कि उस अभागे युवा सेक्ट लीडर ने भी ये बात नोटिस कर ली होगी और शायद वो जानबूझकर बोलता ही जा रहा था ताकि कोई उन पर हमला कर दे। फिर जिनसू गंभीर होकर कहता है, बिना सोचे समझे काम मत कीजिए। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट जानबूझकर हमें भड़काने की कोशिश कर रही है? मैं बस इतना कह रहा हूं कि बेवकूफी मत कीजिए और जितना हो सके एक सम्मानित योद्धा की तरह व्यवहार कीजिए। यह सुनकर बूढ़ा आदमी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, मुझे पता है। लेकिन तभी हमारा प्रोटा पूछता है, वैसे 20 साल पहले क्या हुआ था? रिसेप्शन के दौरान आपका चेहरा पूरे समय कड़वा बना हुआ था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी उसके पिता की तरफ देखता है, लेकिन उसके पिता सिर्फ सिर हिलाते हैं और चुप रहते हैं।
उसी समय मोरान उनकी बातचीत में दखल देती है और कहती है, क्यों ना हम अंदर चलकर बात करें, मैं आपको एक अच्छी जगह दिखाती हूं। पवेलियन लीडर तुरंत खुश हो जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, अगर वो खुद हमें ले जाने की पेशकश कर रही है तो हमें तुरंत चलना चाहिए। कुछ देर बाद एक बड़े से हॉल में पहुंचकर हमारा लड़का सोचता है, ये तो सच में कमाल की वीआईपी सीट है। सामने एक खूबसूरत झील साफ दिखाई दे रही थी और मेज पर ऐसे ऐसे व्यंजन रखे थे जिनका सपना भी वे लोग नहीं देख सकते थे। इसलिए वो सच में हैरान था कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लोग उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अब मेज पर बैठकर मोरान हमारे लड़के को देखती है और पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो जवाब देता है, जिनसू। फिर पूछता है, लेकिन क्या आपको वहां नहीं होना चाहिए? आखिर चीफ स्ट्रैटेजिस्ट आ चुके हैं। मोरान मुस्कुराकर कहती है, सेक्ट के नियमों के अनुसार महिलाएं वैसे भी महत्वपूर्ण मामलों में शामिल नहीं होती, इसलिए वहां न रहने पर मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। उसी समय जिनसू को एक और बात याद आती है। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के युवा लीडर के 2 बच्चे थे, ब्लड वुल्फ सियोंग मोरियन और ब्यूटीफुल वुल्फ सियोंग मोरान। जिनसू जानता था कि ब्लड वुल्फ ने बचपन से सेक्ट के लगभग सारे संसाधनों पर कब्जा किया हुआ था और वही भविष्य का उत्तराधिकारी माना जाता था। दूसरी तरफ सियोंग मोरान ने 9 साल की उम्र में इंटरनल एनर्जी की ट्रेनिंग शुरू की थी, जो काफी देर से मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो एक जीनियस थी जो बाद में ब्लड वुल्फ के साथ मोरिम अकेडमी में दाखिला लेने वाली थी। फिर जिनसू कहता है, ब्यूटीफुल वुल्फ के दांत ब्लड वुल्फ से भी ज्यादा तेज है और आपकी जैसी किसी व्यक्ति से ऐसा विशेष व्यवहार मिलना शायद टाइल सेट के लिए अच्छी बात हो सकती है। मोरान उत्साहित होकर मुस्कुराती है और पूछती है, तो तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो? कहीं तुम मुझमें दिलचस्पी तो नहीं रखते? लेकिन हमारा लड़का कहता है, मैं तो बस वही अफवाहें दोहरा रहा हूं जो अक्सर सुनता रहता हूं। यह सुनकर लड़की हंस पड़ती है, फिर कहती है, वैसे आज पहले जो हुआ उसके लिए मैं अपने पिता की तरफ से माफी मांगती हूं, क्योंकि पहले मर्चेंट ग्रुप के साथ उनके संबंध थे, इसलिए शायद वो शियोंग गुइयर को खोने का अफसोस अभी तक नहीं भूले। लेकिन हमारा लड़का कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है, आप चाहें तो उसे अभी भी अपने साथ ले जा सकती है। मोरान फिर हंस पड़ती है और कहती है, तुम सच में बहुत मजाक करते हो। फिर जिनसू कहता है, वैसे एक बात है जो मुझे सच में जाननी है, आखिर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट ने टाइल सेक्ट को यहां क्यों बुलाया है? मोरान शांत स्वर में जवाब देती है, ये एक भोज है और जितने ज्यादा लोग मिलकर जश्न मनाए उसका महत्व उतना ही बढ़ जाता है। लेकिन हमारा लड़का कहता है, इतिहास में बहुत सारी हत्याएं भोजों के दौरान हुई है। ये सुनते ही मोरान का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो तुरंत अपनी सीट से खड़ी होती है और कहती है, तुम सच में बहुत दिलचस्प इंसान हो युवा योद्धा जिन, मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहूंगी, शायद इससे तुम्हारे मन के सारे शक दूर हो जाए। लेकिन अब उसके जाने का समय हो चुका था। वो माफी मांगते हुए उठती है और वहां से चली जाती है और उसके जाते ही जूनियर सिस्टर होंग हमारे प्रोटा को घूरते हुए पूछती है, ये क्या था? तुमने उसे मिस कहकर क्यों बुलाया? ये सुनकर हमारा प्रोटा एकदम अटक जाता है। लेकिन कुछ देर बाद रात में कई लड़के आपस में बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि मिस सियोंग सच में अफवाहों जितनी ही खूबसूरत है, और फिर सब उसके बारे में बातें करने लगते हैं। कोई उसके साथ मौका चाहता था, कोई उससे बात करना चाहता था और लगभग सभी उस पर लाइन मार रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मिस सियोंग तो वहां से पहले ही निकल चुकी थी। उधर उसकी नौकरानी उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी और पूछ रही थी कि वो आखिर कहाँ है, जबकि सियोंग खुद छत पर बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी कि आखिरकार उसे थोड़ा खुलकर सांस लेने का मौका मिला। और फिर वो सोचती है, इतने सारे लोगों में एक भी ढंग का आदमी नहीं है। सच्चे योद्धा की तो बात ही छोड़ दो। फिर भी टाइल सेक्ट का यंग मास्टर जिनसू थोड़ा दिलचस्प था। उसकी इंटरनल एनर्जी बहुत मामूली लगती थी, लेकिन शियोंग चू की फोर्ट्रेस के गोयांगार के सामने और यहां तक कि अपने ही पिता आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के युवा लीडर के सामने भी उसने कभी सिर नहीं झुकाया और वो पूरे समय आत्मविश्वास से भरा हुआ था। फिर वो खुद से पूछती है, क्या उसे सच में आयरन स्वॉर्ड सेक्ट से डर नहीं लगता, या फिर वो बस पागल है? लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है और वो देखती है कि युवाओं वाले भोज में गुइयर और होंग तो अंदर जा रहे हैं, लेकिन जिनसू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा, उन लोगों ने पहले भोज के बारे में कुछ कहा था। उसे याद आया कि किसी ने बताया था कि आज रात सिर्फ युवा शिष्यों के लिए एक खास भोज रखा गया है जहां वे आपस में मेलजोल बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर वहां सिर्फ होंग और गुइयर ही क्यों जा रहे थे? वो खुद से पूछती है, क्या सच में वो लड़का नहीं जाएगा? और ये सोचकर वो थोड़ा उत्साहित हो जाती है, ये तो दिलचस्प होगा। इसी तरह कुछ देर बाद कोई हमारे प्रोटा के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वो हैरानी से पूछता है, कौन है? और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो काफी चौंक जाता है, क्योंकि दरवाजे पर खड़ी थी मिस सियोंग मोरान। वो उलझन में पूछता है, आप इतनी रात गए यहां क्या कर रही है? मोरान जवाब देती है, हमारी सेक्ट ने युवा उभरते सितारों के लिए एक भोज रखा है ताकि वे दोस्ती कर सकें, और मैंने सोचा कि अच्छा होगा अगर यंग मास्टर जिन भी हमारे साथ शामिल हो। लेकिन हमारा लड़का विनम्रता से कहता है, निमंत्रण के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे मना करना पड़ेगा। आज का दिन बहुत लंबा रहा है, बहुत कुछ हो चुका है। मैं और हमारी सेक्ट के बाकी शिष्य दोनों ही शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं। लेकिन मोरान पूछती है, दोनों ही? क्या ये सच है? क्योंकि मैंने तो मिस होंग को वहां जाते हुए देखा है। ये सुनकर हमारा लड़का बुरी तरह चौंक जाता है और बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ता है।
चलते हुए वो सोचता है कि अपनी पिछली जिंदगी में भी ठीक इसी भोज में वो मोरान के भाई की उकसाहट सहन नहीं कर पाया था और बात द्वंद तक पहुंच गई थी। नतीजा ये हुआ कि उसके पिता और टाइल सेट को भयंकर अपमान सहना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि वो द्वंद्व कभी हो ही न सके, और इसी वजह से वो इस बार यहां आने से बचना चाहता था। फिर वो मन ही मन कहता है, लगता है मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मैं जूनियर सिस्टर होंग को अकेला नहीं छोड़ सकता, खासकर ऐसी जगह जहां आयरन स्वॉर्ड सेक्ट ने कोई जाल बिछा रखा हो। दूर से ये सुनकर मोरान हैरान रह जाती है, और जब हमारा लड़का उसके पास से गुजरता है तो वो गंभीर होकर पूछती है, क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारी सेक्ट मेहमानों को सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए बुलाती है? हमारा प्रोटा उसकी तरफ मुड़कर देखता है और पूछता है, क्या आपको सच में कुछ नहीं पता, या फिर आपकी एक्टिंग स्किल्स मार्शल आर्ट से भी ऊंचे लेवल की है? मोरान चिढ़कर कहती है, दोपहर की तरह अब भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लिए बहुत बड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। उधर हमारा लड़का सोचता है, क्या सच में इसे कुछ नहीं पता कि इसके अपने लोग हमारे खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं? लेकिन मोरान आगे कहती है, हाँ, ये सच है कि हम टाइल सेक्ट को अपने रास्ते का पत्थर मानते हैं, लेकिन आयरन स्वॉर्ड सेक्ट सड़क छाप गुंडों की तरह काम नहीं करती। ये सुनकर हमारा लड़का हंस देता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी करके बताता हूं। इस भोज में तुम्हारा भाई सियोंग मोरोन टाइल सेक्ट को रौंदने का मौका बनाएगा, और चाहे हम पीछे हट जाए फिर भी वो टाइल सेक्ट को मजाक का विषय बना देगा। ये सुनकर मोरान और भी नाराज हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, मुझे लगा था तुम एक ईमानदार इंसान हो जो अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन तुम तो बस एक पागल आदमी हो जिसे हर जगह साजिशें दिखाई देती है। हमारा प्रोटा शांत होकर कहता है, मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि ये सब सिर्फ मेरा वहम हो, और फिर वो सीधे उस भोज में प्रवेश कर जाता है। लेकिन अब भोज के अंदर वो फोर्ट्रेस वाला लड़का खड़ा होता है और ऊंची आवाज में सबको संबोधित करता है। वो कहता है, क्या आप लोगों को सच में ये सही लगता है कि टाइल सेक्ट अब भी 108 सेक्स का हिस्सा है, जबकि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट जैसी शानदार ऑर्थोडॉक्स सेक्ट नहीं है? यहां तक कि इतना बेहतरीन मर्चेंट ग्रुप भी 108 सेक्स के उस अभिशप्त स्पेशल एडमिशन सिस्टम की वजह से टाइल सेक्ट से बंधा हुआ है। क्या ये दुखद नहीं है? ये सुनकर कई लोग हंसने लगते हैं और होंग के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं बचता। तभी कोई दूसरा कहता है, ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं देना चाहती, वो दे ही नहीं सकती, क्योंकि उसने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन होंग के मन में कुछ और ही चल रहा था। अपमान सहने के बावजूद वो खुश थी, क्योंकि आज ये सब उसे झेलना पड़ रहा था, जिनसू को नहीं। लेकिन वो आदमी यही नहीं रुकता। वो होंग की तरफ मुड़कर कहता है, अब मैं टाइल सेक्ट का आधिकारिक जवाब सुनना चाहता हूं। रुका हुआ और सड़ा हुआ पानी बड़े हित के लिए हटा दिया जाना चाहिए। क्या टाइल सेक्ट इससे सहमत है? होंग बुरी तरह घबरा जाती है और हकलाने लगती है। लेकिन तभी सबकी हैरानी के लिए हमारा लड़का वहां पहुंच जाता है और कहता है, हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। दूर एक कोने में बैठी मोरान ये सब देख रही थी। उधर फोर्ट्रेस वाला लड़का उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है, अगर आप हमारे साथ बैठना चाहें तो कृपया मेरे बगल में बैठिए। लेकिन मोरान माफी मांगते हुए कहती है, मैं सिर्फ मेहमानों को यहां तक लाने आई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। उधर गुयर हैरानी से पूछता है, आखिर तुम सियोंग मोरान के साथ कैसे आ गए? लेकिन हमारा प्रोटा उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और कहता है, क्या यहां एक और शराब की मेज लगाई जा सकती है? ये सुनते ही फोर्ट्रेस वाला लड़का भड़क जाता है और चिल्लाता है, हरामी, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? लेकिन हमारा लड़का गंभीर होकर गुयर की तरफ देखता है और कहता है, सीनियर ब्रदर, क्या सिर्फ हाथ बांधकर बैठना, शराब पीना और अपनी सेक्ट का अपमान होते देखना, जबकि आपकी जूनियर सिस्टर को आपके सामने बेइज्जत किया जा रहा हो, क्या यही सीनियर ब्रदर होने का मतलब है? तभी होंग बीच में आ जाती है और कहती है, बस करो तुम दोनों। फिर वो जिनसू से पूछती है, तुम यहां क्यों आओ? लेकिन हमारा लड़का कुछ और ही सोच रहा था, क्योंकि पूरे भोज में जब सभी लोग टाइल सेक्ट का मजाक उड़ा रहे थे, दो लोगों ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा था। पहला था डिवाइन ड्रैगन ऑफ विजडम नांगोंग सान, नांगोंग परिवार का सबसे बड़ा बेटा और ड्रैगन एंड फीनिक्स रैंकिंग के शीर्ष लोगों में से एक। उसे आनहुई प्रांत के छिपे हुए ड्रैगनों में गिना जाता था। और बीच में बैठा था आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का ब्लड वुल्फ सियोंग मोरोन, यानी इस पूरे भोज का मेजबान। उसी समय मौका देखकर फोर्ट्रेस वाला लड़का जिनसू के पास आता है और कहता है, वाकई अफसोस की बात है, लेकिन लगता है मिस सियोंग के साथ तुम्हारी निजी बातचीत अगली बार तक टालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो तो सही हमें यहां कौन मिल गया, टाइल सेक्ट का जिनसू। फिर वो कहता है, तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम अपनी जूनियर सिस्टर की तरफ से जवाब देने आए हो? हमारा लड़का सिर्फ उसे घूरता रहता है, फिर एक बड़ी चिकन लेग उठाता है और कहता है, मैंने कहा था कि मैं सहमत हूं। एक झील तभी साफ रह सकती है जब उसमें नया पानी आता रहे, लेकिन ये इस शर्त पर निर्भर करता है कि नया पानी खुद साफ हो। उदाहरण के लिए शियोंगजुक फोर्ट्रेस, आनहुई प्रांत की एक उभरती हुई ताकत, उसे तो बहुत पहले 108 सेक्स में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं हो सकी? लड़का तुरंत जवाब देता है,
क्योंकि 108 सेक्स वाले लोग मोरिम अलायंस की बहुत चापलूसी करते हैं, लेकिन हमारा लड़का सिर हिलाता है और कहता है, नहीं, कारण वो नहीं है। असल वजह है शियोंग-जुक का रक्तपात कांड, जो 60 साल पहले हुआ था। ये सुनते ही वो लड़का सन्न रह जाता है, लेकिन हमारा प्रोटा उसकी सबसे बड़ी चोट पर हाथ रखता रहता है। वो कहता है, फोर्ट्रेस के अंदर भाइयों ने फोर्ट्रेस मास्टर की कुर्सी के लिए एक दूसरे पर तलवारें खींच ली थी। मुझे गलत मत समझना, तुम लोग एक मजबूत और बेहतरीन सेक्ट हो, लेकिन अगर मुझे अंडरवर्ल्ड से लड़ना हो और कोई कहे कि मैं अपनी पीठ ऐसे लोगों के भरोसे छोड़ दूं जहां भाई भाई पर तलवार निकाल ले, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और स्वाभाविक है कि मोरिम अलायंस भी ऐसे लोगों को अपना रक्त संबंधी सहयोगी बनाने में असहज महसूस करेगी। ये सुनते ही वो लड़का उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तुम हमारी फोर्ट्रेस की बेइज्जती कैसे कर सकते हो? लेकिन तभी आज की रात का असली मुख्य पात्र खड़ा हो जाता है और पूछता है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? घबराकर वो लड़का तुरंत जिंसू का कॉलर छोड़ देता है। तब सियोंग मोरोन कहता है, मेरी सेक्ट के निमंत्रण पर आए मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार करना, सीधे सीधे हमारी बेइज्जती करना है। लेकिन तभी मोरान समझ जाती है कि मामला बिगड़ गया है और कहती है, आप क्या कह रहे हैं? झगड़ा तो शियोंग-जुक फोर्ट्रेस ने शुरू किया था। लेकिन उसका भाई तुरंत कहता है, चुप रहो, बीच में मत बोलो। मैंने साफ देखा है कि इस आदमी ने चर्चा को पटरी से उतार दिया। उधर होंग समझ जाती है कि हालात खराब हो चुके हैं, क्योंकि सीनियर ब्रदर जिंसू अपना धैर्य खो चुका है। अब वापस लौटने का रास्ता नहीं बचा। लेकिन तभी हमारा लड़का खुद खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूं। लगता है मैंने इस सुखद भोज का माहौल खराब कर दिया। मेरे पास अपने बचाव में कोई बहाना नहीं है। यह सुनकर मोरोन की मां भी हैरान रह जाती है, लेकिन जिंसू आगे बोलता रहता है, और मैं यंग मास्टर जी से भी माफी मांगता हूं। मैंने लापरवाही में उनकी सेक्ट के मामलों का जिक्र कर दिया। ये मेरी गलती थी, इसलिए हम अब यहां से चले जाते हैं। तो वो उससे कहता है कि कृपया अपना गुस्सा शांत करें और बाकी का भोज एंजॉय करें। लेकिन जाहिर सी बात है, वो लड़का उसे घूरता ही रहता है, जबकि जिंसू होंग को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन उसके जाने से पहले ही वो लड़का उसे रोकते हुए कहता है, रुको। फिर वो कहता है, तुमने आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के मेहमान का उसकी अपनी जगह पर अपमान किया है। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूं तो मेरी इज्जत का क्या होगा? और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य और सेक्ट लीडर के पोते होने के नाते मैं इसे सिर्फ एक माफी के साथ नहीं जाने दे सकता। इसलिए मैं सियोंग मोरोन तुम्हें द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूं। जाहिर था कि यह सब पहले से प्लान किया गया था। यह देखकर मोरान समझ जाती है कि बिल्कुल वही हो रहा है जो जिंसू ने उससे कहा था। उधर हमारा लड़का अचानक हंसने लगता है, मानो पूरी तरह पागल हो गया हो, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि किस्मत में जो लिखा है उससे भागने का कोई फायदा नहीं। न उससे बचा जा सकता है, न उसे रोका जा सकता है। फिर वो मोरान की तरफ मुड़कर पूछता है, देखा, मैं पूरी तरह सही था। यह सुनकर मोरान शर्म से लाल हो जाती है। उधर जिंसू सोचता है कि यह सब आखिरकार होना ही था। और फिर अपने कमरे में वापस पहुंचने के बाद पवेलियन लीडर उससे पूछता है, क्या तुमने सच में वो द्वंद्व स्वीकार कर लिया? और आखिर उसके नतीजों से निपटने का तुम्हारा क्या प्लान है? वैसे भी तुम्हें शुरुआत से उस भोज में जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हमारा प्रोटा कहता है, अगर मैं नहीं जाता तो वो होंग को चुनौती देता। अगर आपको किसी को डांटना है तो मुझे नहीं, सीनियर ब्रदर गुयर को डांटिए, जिसने उसे वहां घसीट कर ले गया। ये सुनकर बूढ़ा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी होंग बीच में बोल पड़ती है। वो कहती है, वो सही कह रहा है, लेकिन फिर भी उसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए था। फिर वो पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ गुयर को हराने के बाद यंग मास्टर सियोंग भी आसान प्रतिद्वंदी होगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी तकनीकें आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के खिलाफ काम करेंगी? अगर उस द्वंद्व में उसकी विशाल तलवार का एक वार भी लग गया तो तुम सच में मर सकते हो। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आती है और वो लगभग रोने लगती है। हमारा लड़का बस कहता है, अरे मत रो और चिंता भी मत करो। मैंने द्वंद्व इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। और किसने कहा कि मैं मरने वाला हूं? तुम तो बस ये सोचो कि मेरी जीत के बाद मुझे बधाई कैसे दोगी। लेकिन पवेलियन लीडर अब भी चिल्लाता रहता है और पूछता है, ऐसे समय में भी तुम मजाक कैसे कर सकते हो? उधर एक कोने में उसका पिता अब भी चुपचाप खड़ा था। तब हमारा लड़का आत्मविश्वास से बूढ़े की तरफ देखकर कहता है, मैं इसे खुद संभालूंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस बार मुझ पर भरोसा कीजिए और देखते रहिए। आखिरकार बूढ़ा कहता है, ठीक है, ठीक है, जो करना है करो। फिर हमारा लड़का अपने पिता की तरफ देखकर कहता है, आप भी ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर अगले दिन हमारा लड़का अभी अपने कमरे में ही था कि अचानक होंग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। वो पूछता है, इतनी जल्दी में क्यों? होंग कहती है, आउटर पवेलियन लीडर सेक्ट लीडर के पास गए हैं। ये सुनते ही हमारा लड़का सन्न रह जाता है और तुरंत उसी दिशा में भाग पड़ता है। दौड़ते हुए वो सोचता है, मैंने तो कहा था कि चिंता मत करो, मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से द्वंद्व वाले दिन आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के केंद्रीय प्रशिक्षण मैदान में ठीक वही हुआ जिससे वो डर रहा था। सभी लोगों के बीच अखाड़े के बिल्कुल केंद्र में उसके पिता सेक्ट लीडर के सामने घुटनों के बल झुके हुए थे।
उधर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर चीफ स्ट्रैटेजिस्ट से माफी मांगते हुए कहता है, आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन बूढ़ा रणनीतिकार कहता है, मुझे छोड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन फिर भी वो मन ही मन सोचता है कि उनके सामने, और खासकर मोरिम अलायंस के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट के सामने, इस तरह सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना, यह साफ दिखाता है कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट किसी भी कीमत पर टाइल सेक्ट को 108 सेक्ट से बाहर निकालना चाहती है। उसी समय जिंसू के पिता फिर से झुककर माथा जमीन पर मारते हैं और कहते हैं, मेरे लापरवाह बेटे ने मृत्यु के योग्य पाप किया है, मैं उसकी ओर से क्षमा की भीख मांगता हूं। लेकिन बूढ़ा सेक्ट लीडर कहता है, अच्छा, तो सुनते हैं कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा कौन सा मृत्यु योग्य पाप किया है। तब उसके पिता बताते हैं कि उसके बेटे ने आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का अपमान किया। तभी कोई बगल से कहता है, सच में जैसा बाप वैसा बेटा। इससे मुझे 20 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। लेकिन तभी सबकी हैरानी के लिए हमारा लड़का आगे बढ़ जाता है और चिल्लाता है, आप आखिर कर क्या रहे हैं? कृपया उठिए, आप किसी अपराधी की तरह क्यों झुक रहे हैं? लेकिन उसके पिता उसे रुकने के लिए कहते हैं और पूछते हैं, इस दुनिया में कौन सा पिता अपने बेटे को अकेले चोट खाते हुए देख सकता है? लेकिन हमारा लड़का जवाब देता है, और इस दुनिया में कौन सा बेटा अपने पिता को इतना अपमानित होते हुए देखकर चुप रह सकता है? लेकिन उसके पिता फिर उसे पीछे हटने का आदेश देते हैं। उधर जिंसू गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। तभी यंग मास्टर सियोंग मुस्कुराते हुए कहता है, पिता का प्यार सच में महान होता है। तुम्हारे पिता तुम्हारी जान बचाने के लिए जमीन पर सिर मारकर भीख मांग रहे हैं। इसे देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो कहता है, उनकी ईमानदारी को देखते हुए मैं इस बार तुम्हें माफ कर सकता हूं। बस अभी उनके बगल में घुटनों के बल बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो। लेकिन उसी पल हमारा लड़का अपनी तलवार खींच लेता है और सीधे उसकी तरफ तान देता है। फिर अपने पिता से कहता है, मैंने तलवार निकाल ली है, अब आपकी माफी का कोई मतलब नहीं बचा, कृपया पीछे हट जाइए। फिर वो कहता है, मैं इन्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ बातें करने वाला आदमी नहीं हूं। उसके पिता कहते हैं, तुम एक मूर्ख बच्चे हो। लेकिन हमारा लड़का जवाब देता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बस देखते रहिए। उधर यंग मास्टर सियोंग अपनी तलवार निकालता है और व्यंग्य से कहता है, मैं 108 सेक्स के महान शिष्य की कला देखने के लिए उत्सुक हूं, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। उधर हमारा लड़का सोचता है, इसे बचपन से सेक्ट का उत्तराधिकारी बनाकर पाला गया है और इसने सेक्ट के लगभग सारे संसाधन अकेले इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की तलवार शैली टाइल सेक्ट की तेज और हल्की तलवार शैली के खिलाफ स्वाभाविक बढ़त रखती है। इसलिए शुरुआत में मुझे अपनी गति का इस्तेमाल करना होगा, और वो तुरंत लोअर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक फर्स्ट बेसिक फॉर्म का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसी पल सियोंग वार रोक देता है और कहता है, तुम तो एक छोटे चूहे जैसे हो। फिर वो पलटवार करता है और एक जोरदार धमाका होता है। ये देखकर चीफ स्ट्रैटेजिस्ट सोचता है, मुझे पता था कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट ताकतवर है, लेकिन पहले ही टकराव में इतना पीछे धकेल दिया जाना। अफवाहें सच लगती है, टाइल सेक्ट में वाकई प्रतिभा की कमी है। उधर सियोंग पूछता है, बस इतना ही? जैसी उम्मीद थी, टाइल सेक्ट का शिष्य कुछ खास नहीं है। लेकिन हमारा लड़का फिर उठ खड़ा होता है और कहता है, अपना मुंह बंद रखो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, सियोंग और भी ज्यादा उत्साहित होता जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिंसू सिर्फ अपनी बेइज्जती और बढ़ा रहा है। लेकिन जिंसू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, धत, ये आदमी बेहद ताकतवर है। फिर सियोंग कहता है, अतीत में भी तुम्हारे जैसा एक आदमी था, एक ऐसी सेक्ट का आदमी जो अपनी औकात नहीं जानता था। उसने भी आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का अपमान किया था और मेरे पिता के साथ द्वंद्व लड़ा था। यह सुनकर जिंसू चौंक जाता है। फिर सियोंग कहता है, जाहिर है वो हार गया और उसने उसकी कीमत चुकाई। क्या तुम्हें पता है उसने कैसी कीमत चुकाई? मेरे पिता की तपती हुई तलवार की कुंद धार से उसकी पीठ, सीना और पेट दाग दिए गए थे। फिर वो कहता है, उस आदमी का नाम था जिन ताइसान, टाइल सेक्ट। ये सुनते ही हमारा लड़का पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और तुरंत अपने पिता की तरफ देखने लगता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर सियोंग उसके पेट में लात मार देता है और चिल्लाता है, द्वंद के बीच ध्यान भटकाने की हिम्मत कैसे हुई? फिर भी हमारा लड़का दोबारा खड़ा हो जाता है और सोचता है, इसका कोई मतलब नहीं। उधर सियोंग फिर कहता है, जैसा बाप वैसा बेटा, मैं तुम्हारी मूर्खता की बात कर रहा हूं। लेकिन जिंसू सोचता है, अगर मैं आज ये अपमान निगल जाऊं, अगर मैं इस बेइज्जती को सह लूं, अगर मैं मुस्कुराकर इसे छुपा दूं, तो यही शर्मनाक कहानी फिर दोहराई जाएगी। आखिरकार वो शांत हो जाता है और पूछता है, तो क्या सब लोग सच में ऐसा सोचते हैं? फिर वो एक बार फिर लोअर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक फर्स्ट बेसिक फॉर्म का इस्तेमाल करता है। सियोंग हंसकर कहता है, फिर वही पुरानी तकनीक, जैसी उम्मीद थी, एक छोटी मोटी सेक्ट का शिष्य। लेकिन इस बार सियोंग की आंखें फैल जाती है, क्योंकि हमारा लड़का उसके वार से बच निकलता है। और जिंसू सोचता है, तो बात यह है, अब मुझे सबको साबित करना होगा कि वे गलत है। लड़ाई के बीच वो लगातार उसके वारों से बचने लगता है, जिससे सियोंग बुरी तरह हैरान हो जाता है
और पूछता है, ये अचानक क्या हो गया, तुम ये कैसे कर रहे हो? लेकिन उसे क्या पता था कि जिनसू उसकी हर तकनीक, हर मूवमेंट पहले से जानता है। सियोंग गुस्से से पूछता है, तुमने अभी कौन सी चाल चली? उधर जिनसू के मन में सिर्फ एक विचार था, मुझे और ताकतवर बनना होगा, सबसे ज्यादा ताकतवर। फिर वो एक बार फिर लोअर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक फर्स्ट बेसिक फॉर्म के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उसका वार सीधा निशाने पर लगता है, पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ, इतनी ताकत कि भविष्य तक बदल सके। और अगले ही पल यंग मास्टर सियोंग पहली बार घायल होकर घुटनों पर गिर जाता है, जबकि हमारा लड़का उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछता है, बस इतना ही है आयरन स्वॉर्ड सेट के पास दिखाने के लिए? तो अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो और तुम इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो का टारगेट है 10,000 व्यूज। और हाँ, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब मिलते हैं अगली वीडियो में।